आर्यन बिना रुके पागलों की तरह राक्षसी जीवों का सफाया करता जा रहा था। उसने अपनी रूहानी सेना को भी बुलाया, लेकिन उनसे किसी को मरवाया नहीं, बस घायल करवाया। उसका मकसद था कि हर राक्षसी जीव से कौड सिक्का ले। हयातो और रागनार जितना ज़्यादा मारेंगे उन्हें उतना ज़्यादा फायदा होगा। 4 महीने ऐसे ही बीत गए। इस दौरान आर्यन मूलवीर के दूसरे लेवल से चौथे लेवल तक पहुंच गया। लेकिन अब स्थिति ऐसी थी कि अगले लेवल के लिए जरूरी एक्सपी पॉइंट्स इतने ज़्यादा थे कि गिनते गिनते वो थक गया। अब हर एक लेवल बढ़ाना पत्थर तोड़ने जैसा हो गया था। कॉड शॉप खोलो। आर्यन का चेहरा थका थका सा था, पर आंखों में एक अजीब सी चमक नाच रही थी। होठों पर दबी दबी एक शैतानी मुस्कान तैरने लगी। ही आखिरकार मेरे पास पूरे सिक्के इकट्ठा हो ही गए। क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो? सिस्टम की ठंडी आवाज़ गूंजी। आर्यन ने बिना झिझक के कहा हाँ। रागनार के लिए शैडोफैंग तलवार शायद सबसे शक्तिशाली हथियार नहीं थी, पर आर्यन के लिए यही काफ़ी था। उसे बिना दिमाग लगाए बस हमला करना था। न रणनीति न ज़्यादा सोच विचार, बस बैठे बिठाए आराम से फल खाना था। खरीदारी सफल रही और अगले ही पल रागनार के हाथ में शैडोफैंग तलवार आ गई। साथ ही उसके आंकड़े भी बदल गए। वस्तु: शैडोफैंग तलवार। साधारण नुकसान 6500, घातक नुकसान 500%, तकनीक नुकसान 800%। हाँ, आर्यन की आंखों में पागलपन सा उत्साह था। उसने पास खड़े हयातो को देखा और बोला, अब तेरा नंबर है। आधे मिनट बाद हयातो के हाथ में भी वैसी ही शैडोफैंग तलवार थी। अब 2 दिव्य अवतार, 2 शैडोफैंग तलवार, और ये तो महज शुरुआत थी। आर्यन बोला, अब जाओ और पागलों की तरह मारकाट मचा दो। हयातो ने तलवार हवा में लहराई और राक्षसी जीवों की भीड़ में कूद पड़ा। उसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। हर वार में 500% नुकसान हो रहा था। हर झटके में तूफानी ताकत थी। दूर खड़ा आर्यन कॉड शॉप की सामान सूची को देखते हुए बुदबुदाया, काश मैं भी इन अस्त्रों को इस्तेमाल कर पाता। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। ये अवतार शॉप थी, वो सिर्फ नियंत्रण कर सकता था, इस्तेमाल नहीं। जारी रखो, वो चिल्लाया। जिस दिन मैं वापस जाऊंगा वही दिन सर्गेश्वर का अंतिम दिन होगा। अपनी कब्र खुद ही खोद ले बुड्ढे, मैं आ रहा हूँ। मैं तुझे तोड़कर रख दूंगा। आर्यन दिन रात शिकार करता रहा। चाहे रागनार और हयातो साथ हो या ना हो, वो एक पल भी नहीं रुका। उसकी शक्ति, उसकी गति, उसकी तकनीकें, सब कुछ और निखर रहा था। सर्गेश्वर बहुत ताकतवर था। आर्यन उससे एक बार हार चुका था, पर अब वो दोबारा नहीं हारेगा। वो हार ही नहीं सकता। बाहरी दुनिया में जब से आर्यन लापता हुआ, सप्तचक्र महाविद्यालय बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। पश्चिमी अंधकार लोक के लिए यह एक सुनहरा मौका था। इसी मौके का फायदा उठाकर चंद्रनेत्र ने अमृतद्वीप पर पूरी ताकत से चढ़ाई शुरू कर दी। हालांकि अमर महल ने कई वरिष्ठ एल्डरों को महाविद्यालय की रक्षा के लिए भेजा था, लेकिन राक्षसी सेना के सामने वो भी बेबस थे। अमृतद्वीप के लिए सबसे बड़ा झटका पहले डीमन स्लेयर की मौत थी। जब रक्षक ही न रहे तो भरोसा किस पर करें? अमर महल के सभा हॉल में महाराज एक एल्डर बोला, केवल 4 महीनों में राक्षसी सेनाएं अमृतद्वीप की ओर 6 लाख मील आगे बढ़ चुकी हैं। अगर यही हाल रहा तो 1 साल में अमृतद्वीप भी अंधकार लोक के अधीन होगा। और इसका कारण है वो धूर्त आर्यन। अगर वो न होता तो सप्तचक्र महाविद्यालय का ऐसा हाल न होता। चंद्रनेत्र की हिम्मत नहीं होती हमला करने की। हाँ, सही कहा, दूसरा एल्डर गुस्से में बोला। ये सब उसी की वजह से हुआ महाराज। अब सप्तचक्र महाविद्यालय पूरी तरह बिखर चुका है। और वो एल्डर रुका, शब्द उसके गले में ही अटक गए। सर्गेश्वर ने तीखी नज़र से देखा। और क्या? एल्डर अटकते हुए बोला, लोगों में कुछ अफवाहें फैल रही हैं। कह रहे हैं कि अमर महल को सप्तचक्र महाविद्यालय में दखल नहीं देना चाहिए था। कुछ तो ये भी कहते हैं आर्यन को बाहर निकालना गलती थी, उसे ही नेतृत्व देना चाहिए था। बकवास। सर्गेश्वर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। चाहे सप्तचक्र महाविद्यालय मिट जाए, मैं उसे आर्यन के हाथों में नहीं जाने दूंगा। वो सप्तचक्र महाविद्यालय को अपने कब्जे में रखना चाहता था। क्यों? क्योंकि महाविद्यालय के ठीक ऊपर अमर महल था। इसके अलावा वहाँ सप्तचक्र पर्वत की रहस्यमयी ऊर्जा थी। सर्गेश्वर उस ऊर्जा पर कब्जा करना चाहता था। सभा हॉल में एक लंबा सन्नाटा छा गया। फिर सर्गेश्वर ने ठंडी आवाज में कहा, जब राक्षसी सेनाएं हमला करें हम सीधे टकराव से बचेंगे। रक्षात्मक पंक्ति को सिकुड़ो और नक्षत्र नगर की रक्षा को प्राथमिकता दो। साथ ही अमृतद्वीप के हर कोने से ज्यादा स्वर्णवीर और मूलवीर योद्धाओं को भर्ती करो। जब तक हम एकजुट रहेंगे ये महाप्रलय भी झेल जाएंगे। अब जाओ। जैसी आज्ञा। सभी एल्डर बोले और बाहर चले गए। सप्तचक्र महाविद्यालय के 18 हॉल और सैकड़ों प्रमुख शिष्य एक झटके में खत्म हो गए। ये खबर पूरे अमृतद्वीप में आग की तरह फैल गई। हर तरफ हलचल थी, जैसे तूफान आने वाला हो। नक्षत्र नगर में भी सत्ता करवट ले रही थी। स्वर्गसार कुल का व्यापारी राज अब खत्म हो गया। रुद्रसेन और उनके साथियों ने उन्हें पूरी तरह मिटा दिया था। अब वो प्राचीन शक्तिशाली कुल जो अमृतद्वीप पर राज करने का सपना लेकर आया था, खाक में मिल चुका था। अब पूरे महाद्वीप की आर्थिक धड़कनों की लगाम शिवगिरी संघ के हाथों में थी।
और सबसे जरूरी बात यह थी, हर एक योद्धा जो इस महाद्वीप की मिट्टी से जुड़ा था आर्यन के प्रति आभार से भरा हुआ था, क्योंकि उसकी बनाई दक्षिणी सिंहपिल उनकी किस्मत बदल चुकी थी। आज की तारीख में अगर मेघना सिर्फ एक आदेश देती तो दर्जनों नहीं लाखों योद्धा उसके पीछे खड़े हो जाते। वो यही कर रही थी बीते महीनों से। उसका उद्देश्य था पूरे अमृतद्वीप के योद्धा आर्यन के प्रति वफादार हों, और जब वो लौटे तो एक सम्राट की तरह लौटे। ठंडी रात के तारों भरे आसमान को देखते हुए मेघना ने धीरे से कहा, आर्यन, मैं सब कुछ करूंगी तुम्हारे लिए, तुम्हें फिर से कोई चोट ना पहुंचा सके ऐसी ताकत बनाऊंगी। मेघना के अलावा और भी लोग बदल रहे थे। एस्फीरा की शक्ति तेज हो रही थी, औजा का इरादा और मजबूत, रीवा की अग्निपंख शक्ति और गौरान की अभेद्य ताकत, सबकी शक्तियां पागलों की तरह बढ़ रही थी। 1 साल बाद मृत्यु क्षेत्र में आर्यन का हाल बेहाल था। कपड़े फटे हुए, चेहरा कालिक से सना, बाल बिखरे और दाढ़ी नुकीली। वो किसी भिखारी जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी। उसने धीमे से हंसते हुए कहा, हे तीसरी शैडोफैंग तलवार तैयार है। हयातो रागनार, ये तलवार तुम्हें आसमान तक ले जाएगी। 1 साल में वो बस 3 तलवारें ही खरीद पाया था। रास्ता बहुत मुश्किल था। इस 1 साल में वो सिर्फ 5 लेवल ही बढ़ा सका था। अब वो 5वें लेवल का मूलवीर था। लेकिन जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ रहा था वैसे ही राक्षसी जीवों से मिलने वाली एक्सपी कम होती जा रही थी। लेकिन हयातो और रागनार की शक्तियां जबरदस्त बढ़ी थी। रागनार अब 6ठे लेवल पर था और हयातो 5वें पर। उनकी मौजूदगी का समय भी बढ़ गया था। अब वो 20 मिनट तक लड़ सकते थे। जारी रखो। आर्यन फिर से लड़ाई में कूद पड़ा। 5वें लेवल का मूलवीर होना सर्गेश्वर को हराने के लिए काफ़ी नहीं था। फिर 1 साल बीत गया। आर्यन अब 9वें लेवल का मूलवीर बन चुका था और अब तक वो 5 शैडोफैंग तलवारें खरीद चुका था। और 1 साल गुजरा। अब उसके एक्सपी पॉइंट्स 3.8 अरब से ऊपर पहुंच चुके थे। परंतु चूंकि आर्यन अब तक 7वीं श्रेणी की रूट से नहीं जुड़ा था, इसलिए वो मूलवीर से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन उसके दोनों अवतारों की 6 शैडोफैंग तलवारें पूरी हो चुकी थीं। आयामी चाल, आर्यन ने कहा, और उसका शरीर पानी की तरह झिलमिलाकर कई मील दूर जा पहुंचा। जैसे ही तकनीक का ठहराव वक्त बीता, उसने फिर आयामी चाल का उपयोग किया। वो इस पूरे समय मृत्यु क्षेत्र के कोने कोने में राक्षसी जीवों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था। कुछ दिन बाद आर्यन एक विशाल समुद्र के बीचों बीच स्थित एक अजीब से द्वीप पर पहुंचा। कौन है जिसने मेरे मृत्युद्वीप में घुसपैठ की है? एक प्रचंड गड़गड़ाहट के साथ आवाज गूंजी और पूरा द्वीप जैसे कांप उठा। शक्तियों की लहरें चारों ओर फैलने लगीं और उनकी रोशनी में जमीन के हर एक इंच पर अजीब से चिन्ह उभरने लगे। पूरा द्वीप मानो किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ा हुआ हो। आर्यन की नसें तन गईं, शायद यहाँ कोई सील है। तभी द्वीप के बीच से वही डरावनी आवाज, फिर आइसिंग वंश का खून। तुम लोग अभी जिंदा हो? हा हा हा, 30,90,000 साल तक मैंने इंतजार किया। आज तुम्हारे खून से मैं खुद को आज़ाद करूंगा। आवाज़ ऐसी थी जैसे बिजली गिरी हो। इसके साथ ही एक जबरदस्त शक्ति आर्यन की तरफ बढ़ी। आर्यन ने इधर उधर देखा पर आवाज़ का स्रोत नहीं दिखा। उसने पूर्वज रुद्रदेव से पूछा, पूर्वज ये क्या है? रुद्रदेव ने जवाब दिया, द्वीप के बीच में एक घाटी है, वहाँ बहुत प्रबल ऊर्जा है। समझ गया। आर्यन के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने ऊपर से आती उस भयानक शक्ति को देखा और कहा, मुझे मारना चाहता है? तुझे लगता है तू इतना काबिल है? आयामी रिफ्ट। और वो अगले ही पल वहां से गायब हो गया। उसी समय पूरा समुद्र उबलने लगा। सतह से सैकड़ों काले डरावने जीव उभरे। ये केकड़े जैसे थे, लेकिन बहुत भयानक और विशाल। हर एक केकड़ा जैसे मौत का दूत हो। उनकी आंखें लाल थीं और उनके शरीर से काली धुंध निकल रही थी। द्वीप के केंद्र की ओर चारों दिशाओं में वो केकड़े ऐसे बड़े मानो कोई शैतानी मकड़ी अपना जाल फैला रही हो। आर्यन की आंखों के सामने पूरा आकाश इन केकड़ों से भर गया। उसने ड्रैगन स्लेयर को कसकर पकड़ा और एक तीखा वार किया। झटका इतना भारी था कि उसका हाथ सुन्न हो गया, लेकिन केकड़ों के खोल पर एक खरोंच तक नहीं आई। आर्यन की भौहें सिकुड़ गईं। ये तो हद से ज्यादा मजबूत है, लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। 7वें लेवल की सोलस्टम तकनीक खुल जा। उसकी देह से 128 गुना शक्ति भड़क उठी। ड्रैगन स्लेयर से वो पागलों की तरह वार करने लगा। हर वार में उसकी पूरी ताकत समाई थी, मगर नतीजा वही था। वो बस केकड़ों को थोड़ा पीछे धकेल पा रहा था, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। ये साले आखिर बने किस मिट्टी के हैं? पूर्वज रुद्रदेव ने चेतावनी दी, तू ऐसे लड़ता रहा तो ये तुझे घेर कर मार डालेंगे। तुझे असली दुश्मन को ढूंढना होगा। आर्यन को भी समझ आ गया था, असली दुश्मन मतलब ये सब किसी के इशारों पर नाच रहे हैं। आयामी रिफ्ट। एक पल में वो केकड़ों के घेरे से निकलकर घाटी में आ गया, वही घाटी जिसकी बात पूर्वज रुद्रदेव ने कही थी। पर वहाँ कुछ भी नहीं था। आर्यन का चेहरा सुन्न हो गया। ये क्या हुआ? पूर्वज, कहीं आपने गलती तो नहीं कर दी? इसमें कोई शक नहीं कि यह मृत्यु क्षेत्र का असली किंग था, और अगर ये किंग था तो उसके शरीर से सुनहरी आभा निकलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि कोई एचपी पट्टी तक नहीं। मैं इसे मारूंगा कैसे?
पूर्वज रुद्रदेव ने गंभीर स्वर में कहा, ऊर्जा यहीं से आ रही है। इसका मतलब वो यहीं कहीं छिपा है। आकाश में काले केकड़े फिर से लहराए। अब उनकी संख्या और अधिक थी, इतनी अधिक कि आकाश अब दिखता ही नहीं था। वो सब एक ही दिशा में देख रहे थे, आर्यन की ओर, मगर वो रुके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी आदेश का इंतजार कर रहे हों। कहाँ है वो, कहाँ छिपा है? आर्यन भी उस तेज और भयानक ऊर्जा को महसूस कर पा रहा था, लेकिन मुख्य दुश्मन का कोई नामोनिशान नहीं था। तभी एक भयानक चीख गूंजी, अब मरने के लिए तैयार हो जा लड़के। और उसी के साथ आसमान को ढांकते सभी केकड़े अपने धारदार पंजों के साथ आर्यन की ओर झपट पड़े। आर्यन के पास न तो बचने का वक्त था और न जगह। ऊपर से उसकी आयामी रिफ्ट तकनीक ज्यादा इस्तेमाल हो चुकी थी और अब उसमें 10 मिनट से ज्यादा का समय लग चुका था, उसे अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। धत तेरी, आर्यन का दिल जोर से धड़क उठा। हालात बेहद खतरनाक हो चले थे। अगर यह हमला पड़ा तो उसका शरीर छलनी हो जाएगा। लेकिन तभी उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, गॉड बॉडी, उसने जोर से कहा, और उसी पल उसकी पूरी काया स्वर्णिम हो उठी। यह एक अनोखी तकनीक थी जो उसे सिस्टम से इनाम में मिली थी। एक बार सक्रिय होते ही वो कुछ पलों के लिए अमर हो जाता। कोई भी हमला उसे छू भी नहीं सकता था। हजारों केकड़े आर्यन पर बरसे और देखते ही देखते सारी घाटी खंडहर में बदल गई। ऐसे हमले को कौन झेल सकता था? कोई भी नहीं। हा 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 हा, वो आवाज़ जोरों से हंसने लगी, अहंकार और पागलपन से भरी हुई। कृष्णकांत सिंह, तूने ये सोचा भी नहीं होगा है ना, आज मैं तेरे ही वंशज के खून से अपनी सील तोड़ूंगा। मैं इस मृत्यु क्षेत्र से बाहर निकलूंगा और तेरे पूरे वंश का नाश कर दूंगा। हा हा हा। लेकिन जब वो आवाज़ अपनी जीत की खुशी में चिल्ला रही थी, आर्यन धूल और धुएं के भीतर उसकी ऊर्जा को महसूस कर रहा था और पूर्वज रुद्रदेव भी। दोनों उसे खोज रहे थे। अचानक आर्यन की आंखें चौंधिया उठीं। जमीन के नीचे पूर्वज रुद्रदेव की आवाज़ भी गूंजी, हाँ ठीक, हमारे पैरों के नीचे एक विशाल सील है, वो यही है। आओ आओ सिंह परिवार का खून, वो रहस्यमयी आवाज़ उत्तेजित होकर गूंजने लगी। लेकिन कुछ ही सेकंड के भीतर वो ठिठक गई। ना खून की गंध मिली, ना ही आर्यन की कोई आभा, जैसे वो वहां से गायब हो गया हो। ये क्या हुआ? ऐसे हमले को कोई नहीं रोक सकता। उसकी उलझन अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि एक भयानक गड़गड़ाहट से घाटी थर्रा उठी और अगले ही पल आसमान अंधेरे में डूब गया। जंजीरों से बंधा एक विशाल गदा आकाश से गिरा और पूरी घाटी पर टूट पड़ा। धरती राक्षस बाहर निकल, दानुज राक्षस गुर्राया। हाँ, आर्यन ने दानुज राक्षस को बाहर बुला लिया था। उसके शरीर से निकलती गुरुत्वीय लपटों ने आसपास की हर चीज को तबाह करना शुरू कर दिया। जिस जगह उसका जंजीरी गदा गिरा वहां की चट्टानें बिखर गईं, पहाड़ धूमिल हो गए, पूरा द्वीप जैसे गिरने ही वाला हो। और तभी द्वीप के केंद्र से एक तेज सफेद रोशनी बाहर निकली। आर्यन मुस्कुराया, तो तू यहाँ था, जमीन के नीचे छिपकर बैठा है। दानुज निकाल बाहर इसे। दानुज राक्षस ने भारी आवाज में दहाड़ा, समझ गया। इसके बाद उसने अपने जंजीरी गदा से जमीन पर बार बार हमला किया। दरारें और चौड़ी होती गई, पत्थर हवा में उड़ने लगे जैसे वहां का गुरुत्व ही गायब हो गया हो। वो केकड़े भी गुरुत्व लपटों के सामने टिक ना सके, जलकर खाक हो गए। उसी वक्त थंडर राक्षस जोश में बोल उठा, मास्टर मुझे भी बाहर बुलाए, मेरी 2 सील जंजीरें टूट चुकी हैं। फिर द्वीप का केंद्र पूरी तरह फट गया और एक तेज रोशनी आसमान को चीरती हुई उठी। पूरे मृत्युद्वीप की जमीन कांप रही थी। धरती राक्षस वाक्य में बहुत शक्तिशाली था। वो चट्टानों और धरती को अपनी मर्जी से हिला सकता था, लेकिन सामने मौजूद दानुज राक्षस और भी खतरनाक था। उसके पास गुरुत्वाकर्षण की शक्ति थी जिससे वो धरती के नियमों को तोड़ सकता था। उसकी शक्ति धरती को जकड़ सकती थी। पल भर में पूरी घाटी 2 हिस्सों में बंट गई। एक पुरानी सील के ऊपर एक छोटे कद का राक्षस खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्से की आग धधक रही थी। उसने सामने खड़े विशालकाय दानुज को घूरते हुए गुर्राया, दानुज तू कब से सिंह वंश के तलवे चाटने लगा? शर्म तो बेच खाई तूने। हम राक्षसों को दबाने वाले सिंहवंशियों की गुलामी कर रहा है तू। धिक्कार है। दानुज राक्षस की आवाज ठंडी पर भारी थी। धरती राक्षस, मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ, कृष्णकांत सिंह ने हमें दोबारा जीने का मौका दिया था। अगर तूने उसे ठुकराया तो फिर पछताने का वक्त भी नहीं बचेगा। लेकिन दानुज की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि धरती राक्षस चिल्ला पड़ा, वो कृष्णकांत सिंह कौन होता है मेरी किस्मत तय करने वाला? मैं उसका गुलाम नहीं। और तू दानुज, तुझे लगता है तू मुझे रोक लेगा? जैसे ही मैं इस लड़के का खून निगल लूंगा, मेरी पुरानी शक्ति फिर से जाग उठेगी। तब आकाश भी मेरी दृष्टि से छिप नहीं पाएगा। आहा! उसकी जोरदार चीख से चट्टानें उखड़ गई, उसकी आंखें पथरीली और काली हो गईं। वो पागलपन की हालत में पहुंच गया। आर्यन ने तुरंत स्थिति को भांप लिया। उसकी आंखें चमक उठी और उसने चीखते हुए कहा, दानुज संभल के। साथ ही आर्यन की नसों में भी उबाल आ गया। उसके भीतर का खून जल उठा। सुपर सोल मोड दूसरा लेवल। दूसरे लेवल की सुपर सोल मोड शक्ति जाग गई। आर्यन के बाल सुनहरे होकर आकाश की ओर लहराने लगे। ऊर्जा की ज्वाला उसके चारों ओर धधक उठी।
उसने अपनी हथेली से जलते ड्रैगन लांस को थामा। अगर मेरे पूर्वज तुझे एक बार दबा चुके हैं तो मैं भी दोबारा तुझे मिट्टी में मिला सकता हूँ। अग्नि फूंकार, एक विकराल शक्ति उसके भीतर से उभरी। ड्रैगन लांस जैसे आग की लपटों में नहाया कोई प्राचीन नाग हो गर्जना करता हुआ धरती राक्षस पर टूट पड़ा। चर्रैक, धरती राक्षस का पत्थरों से बना कवच चकनाचूर हो गया। लांस उसके सीने को भेद गया। उसके ऊपर लाल रंग में चमकता एक अंक उभरा, लेकिन वो एक ही बार में मरा नहीं। धरती राक्षस गुस्से में चिल्लाया, तू एक मामूली मूलवीर मेरे सामने अकड़ रहा है। अब देख मैं तुझे क्या दिखाता हूँ। रोशनीहीन धरती धमाका। अब तू मेरे पास खुद चलकर आया है। हा हा हा। पूरे मृत्यु क्षेत्र की जमीन कांपने लगी। आसमान में बिजलियां कड़क उठी। उसी समय जमीन खुद आर्यन को निगलने को लपकने लगी। दानुज राक्षस ने चिल्लाकर कहा, मास्टर संभल के। धरती राक्षस, तू पागल हो गया है क्या? धरती राक्षस की हंसी पागलपन में डूबी हुई थी। हाँ, मैं पागल हो चुका हूँ। लाखों साल के लिए मुझे यहाँ सील कर दिया गया। अब जब मैं आज़ाद होने वाला हूँ तो सिंह वंश का ये कीड़ा मुझे दोबारा कैद करने आया है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो अब किसी की नहीं सुन रहा था। आर्यन ने भौहें तान ली, तेरे जैसे पागल को मैं क्या ही सफाई दूं। अब तुझे मैं असली काबिलियत दिखाऊंगा। उसने ड्रैगन लांस को वापस रख दिया। अब उसके हाथ में थी स्वर्ग विच्छेदक कुल्हाड़ी। धरती के उसे निगलने से पहले अगर वो उस पागल राक्षस को खत्म कर पाए तो सब कुछ ठीक हो सकता था। लेकिन धरती राक्षस तो अब पागलपन की हदें पार कर चुका था। मर जाओ। उसने जमीन को और ज्यादा हिलाया। आर्यन ने एक झटके में कुल्हाड़ी उठाए और उसके सिर पर निशाना साधा। गर्दन हरण। क्रैक। झटका इतना तेज था कि धरती राक्षस जमीन पर गिर पड़ा, पर फिर भी वो हंसा। तू मुझे मार नहीं सकता लड़के। मेरी रक्षा शक्ति तेरे जैसे कचरे के लिए अजेय है। हा हा हा। और कृष्णकांत सिंह, तूने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं तेरी बनाई हुई सील तोड़ दूंगा। ठीक उसी वक्त आर्यन के होठों पर एक हल्की टेढ़ी मुस्कान उभरी। उसकी आंखों में एक सर्द ठंडापन था। उसने धीमे से कहा, चल अब असली खेल शुरू होता है। पहले 2 बार बस भूमिका थे, असली हमला वो अब करने वाला था। आर्यन के चेहरे पर मौत जैसी मुस्कान फैल गई। उसकी आवाज में गूंज थी, 18 स्तरीय नर्क द्वार खोल दो, आज एक और राक्षस आ रहा है। फलक तलवार, इसका पिछवाड़ा चीर दो। आसमान फट गया। ऊपर से एक दिव्य सुनहरी रोशनी गिरी, फलक शक्ति से भरी हुई, और उसके साथ आई एक विशाल तलवार जो सब कुछ चीरती चली गई। चाहे तेरी रक्षा दिव्य हो, चाहे तू कोई प्राचीन राक्षस हो, इस महान फलक तलवार के आगे तू महज एक कचरा है, बस मिट्टी में मिल जाने लायक एक अस्तित्व। धरती राक्षस ने ऊपर देखा। उसकी पुतलियां फैल गईं। एक सवाल दिमाग में आया, ये क्या है? और उसी पल मौत की सिहरन उसके मन को चीरने लगी। उसके होंठ फड़फड़ाए। खत्म, सब खत्म। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। यहाँ तक कि कृष्णकांत सिंह ने भी मुझे नहीं मारा था। उसने कहा था पुनर्जन्म का वक्त आएगा, तुम मुझे नहीं मार सकते। आर्यन की आंखों में हिकारत थी, अब रहम की भीख मांग रहा है। बहुत देर हो चुकी है, लेकिन चिंता मत कर, पुनर्जन्म तो मिलेगा, लेकिन मरने के बाद ही। हा हा हा। कृष्णकांत सिंह, तुझे मैं कभी माफ नहीं करूंगा। धरती राक्षस चीखा। एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ वो फलक तलवार धरती राक्षस के सिर पर सीधा आ गिरी। तलवार की चोट इतनी गहरी थी कि उसके सिर से निकलता खून तक थम गया। और उसी पल सिस्टम की आवाज गूंजी, धरती राक्षस पराजित। आर्यन ने तुरंत कहा, अमर मूल्य सक्रिय करो। बधाई हो आर्यन, तुमने धरती राक्षस को मारा है। तुम्हें 1 XP पॉइंट, 1 अमर ऊर्जा पॉइंट और 1 अमर मूल्य मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें धरती राक्षस की ब्लडलाइन मिली है। क्या तुम इसे अवशोषित करना चाहते हो? बधाई हो आर्यन, तुम्हें रेत समाधि तकनीक मिली है। क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? बधाई हो आर्यन, तुम्हें रेतीला क्रिस्टल मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें रेतीली तलवार मिली है। बधाई हो आर्यन। सिस्टम की आवाज लगातार आती रही, मानो विनाश का संगीत चल रहा हो। और फिर एक सूचना उभरी, बधाई हो आर्यन, धरती राक्षस को 18 स्तरीय नर्क के 3रे स्तर में भेज दिया गया है और उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है। उसी वक्त धरती राक्षस जैसे किसी भयानक सपने से जागा। उसका शरीर पसीने से भीग गया था। उसकी आंखों में डर और हैरानी थी। खुद को जिंदा देखकर वो चिल्लाया, हा हा हा, मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। सिंह वंश कितना भी ताकतवर हो, मैं। उसकी बात पूरी होने से पहले 2 विशाल आकृतियां उसके सामने आ खड़ी हुईं। एक था दानुज राक्षस और दूसरा था थंडर राक्षस। ये जगह कहाँ है? धरती राक्षस ने कांपती आवाज में पूछा। दानुज राक्षस ने भारी आवाज में कहा, यह हमारे मास्टर की विशेष आयामिक जगह है। यह है 18 स्तरीय नर्क। जिस इंसान ने अभी तुझे मारा उसी ने तुझे पुनर्जन्म भी दिया है। उसका नाम है आर्यन। आज से वो तेरा मास्टर है, समझ गया? उसके शब्दों में गुस्सा और दबाव था। वजह साफ थी, कुछ देर पहले धरती राक्षस ने आर्यन को मारने की कोशिश की थी। दानुज को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। आर्यन ने एक तीखी सांस ली और कहा, दानुज, इसे नियम समझा दो। दानुज राक्षस ने झट से जवाब दिया, समझ गया। धरती राक्षस एक पल को चौंका, फिर गंभीर होकर बोला, नियम वियम बाद में देख लेंगे।
अभी सबसे जरूरी है कि जल्दी से यहाँ से भागा जाए। ये मृत्यु क्षेत्र टूटने वाला है। इसे पहले कृष्णकांत सिंह की सील ने दबाकर रखा था, लेकिन अब वो सील टूट गई है। अगर हमें जिंदा रहना है तो पहले यहाँ से निकलना होगा। नियम तो बाद में भी बनाए जा सकते हैं। मृत्यु क्षेत्र असल में एक खास आयामी जगह थी जिसे एक ताकतवर सील ने जकड़ रखा था। अब वो सील टूटने से ये जगह भी टूट रही थी। अगर आर्यन और बाकी लोग जल्दी नहीं निकले तो वो शक्ति उन्हें निगल लेगी जो अब इस पूरे क्षेत्र को खा रही थी। पूर्वज रुद्रदेव ने तुरंत चेताया, वो ठीक कह रहा है, तुरंत निकलना होगा। आर्यन ने बिना वक्त गंवाए धरती राक्षस से पूछा, बाहर जाने का सबसे नजदीकी रास्ता कौन सा है? धरती राक्षस बोला, बाहर का रास्ता आसमान है, पर सही जगह कौन सी है वो तो मैं भी नहीं जानता। बूढ़ा कृष्णकांत, नहीं, मेरा मतलब है मास्टर कृष्णकांत सिंह सच में कमाल के थे। पता नहीं कहाँ से उन्होंने इस जगह को ढूंढा और इसकी बेकाबू शक्ति को कैसे काबू किया, मैं आज तक नहीं समझ पाया। हाँ, ये बात तो थी, आर्यन ने अब तक कृष्णकांत सिंह की महानता के कई कारनामे देखे थे, लेकिन असली सवाल ये था कि उसे कैसे पता कि वो इस मृत्यु क्षेत्र में जरूर आएगा। क्या वो कोई महाज्योतिष विद्या जानता था? क्या वो लाखों साल आगे की घटनाओं का भी पूर्वानुमान लगा सकता था? ये सोच डराने वाली थी, लेकिन अभी सोचने का समय नहीं था। आर्यन ने आसमान की ओर छलांग लगाए। आयामी रिफ्ट, उसका शरीर एक आयामी दरार में घुसा और वह कई मील ऊपर आसमान में निकल आया। वो लगातार आसपास की जगह को महसूस रहा था, ये जगह जैसे सिकुड़ रही थी। साथ ही वो पूर्वज रुद्रदेव से पूछता रहा, कितना बचा है? बोलो, और कितना बचा है? चिंता मत कर। पूर्वज रुद्रदेव खुद उससे भी ज्यादा घबराए हुए थे। नीचे धरती फट रही थी, जगह जगह पर गहरे गड्ढे बनते जा रहे थे जो अंधकार के समंदर जैसे थे। मृत्यु क्षेत्र की जमीन अब एक भयानक दैत्य का मुंह बन चुकी थी जो हर चीज को निगलने को तैयार था। आर्यन ने नीचे देखा और उस अंधेरे में किसी प्राचीन जानवर की सांसें महसूस की। यह नरक की नहीं बल्कि किसी बहुत भयानक जीव की मौजूदगी थी। डोमेन बीस्ट, पूर्वज रुद्रदेव की आवाज में डर था। ये छोटे स्तर के डोमेन बीस्ट हैं जो छोटे छोटे स्पेस को निगल सकते हैं। अगर तूने जल्दी नहीं की तो तू भी इनका शिकार बन जाएगा। डोमेन बीस्ट ऐसे जीव जो आम जानवरों से अलग थे। ये मांस नहीं बल्कि आकाशगंगाओं और आयामी जगहों को खाते थे। ये स्पेस निगलने वाले जीव थे। यहाँ तक कि पूर्वज रुद्रदेव जो अपनी शक्ति के चरम पर थे भी उनसे भिड़ नहीं सकते थे। इतने भयानक। आर्यन के मन में एक ख्याल आया, अगर इन्हें मार दिया जाए तो शायद। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले पूर्वज रुद्रदेव गुस्से में बोले, तू और तेरे जैसे हजारों भी मिल जाएं तब भी ये तुझे चबा जाएंगे। सपने देखना बंद कर और भाग। आर्यन ने बड़बड़ाया, सपने देखने में क्या बुराई है? जब तक जिंदा हूँ सपने देखूंगा, क्या पता सच हो जाए। बिना सपनों वाला इंसान तो बस मरी मछली है। पूर्वज रुद्रदेव जैसे उबल पड़े, मेरा सपना है जिंदा रहना, और तू अगर जिंदा नहीं बचा तो तू मरा हुआ सपना ही रह जाएगा। और तभी रुद्रदेव ने जोर से कहा, अभी यही समय है। आर्यन ने आंखें बंद की, सांस ली और चिल्लाया, आयामी रिफ्ट। उसका शरीर एक बिजली की तरह चमका और मृत्यु क्षेत्र की सीमाओं को चीरता हुआ बाहर निकल गया। जैसे ही वो मुड़ा उसने देखा मृत्यु क्षेत्र अब महज एक छोटी सी रोशनी की बूंद बन चुका था। फिर वो रोशनी भी डोमेन बीस्ट द्वारा निगल ली गई। हवा में डोमेन बीस्ट की भयानक दहाड़ गूंज रही थी। आर्यन की पीठ पसीने से भीग गई। उसने लंबी सांस ली और चारों ओर देखा। उसकी आंखों में चमक थी। हाँ, 3 साल बाद मैं आखिरकार लौट आया। बुजुर्ग सर्गेश्वर, तैयार हो जा। एक दूसरी जगह चंद्रवृष्टि, पूरी दुनिया तलवारों से भर गई। मानो आसमान से अनगिनत धारदार तलवारें टूटकर गिर रही हों जो धरती पर तबाही का तूफान लाने को तैयार थी। वो विशाल राक्षसी दैत्य जिन्हें वर्षों से कोई चुनौती नहीं दे पाया था अब जमीन पर गिरे पड़े थे। एस्फीरा ने उन्हें हरा दिया था। 3 साल तक उसने सिर्फ चंद्र तलवार की साधना नहीं की बल्कि अपनी गुलशिता ब्लडलाइन की शक्ति को भी उसकी आखिरी हद तक पहुंचा दिया था। यही वो पल था जब एक तेज कंपन के साथ आकाश द्वार खुला। एस्फीरा मुड़ी उन राक्षसी जीवों की ओर देखा जो अब उठकर चुपचाप उसे देख रहे थे। तुम सबका शुक्रिया, उसने गंभीर आवाज में कहा और झुककर प्रणाम किया। फिर तेजी से द्वार पार करके निकल गई। कहीं और आह फूट जा पहाड़। पंचशिखर पर्वत जो हजारों मील में फैला था और 10,000 मीटर ऊंचा था, उसकी संपूर्ण महाशक्ति इस वक्त गौरान के कंधों पर थी। उसकी पीठ झुकी हुई थी और मांसपेशियां लोहे जैसी कठोर हो चुकी थीं। उसने अपने अभेद्य कवच को भी सक्रिय नहीं किया हुआ था, केवल अपनी शारीरिक ताकत के बल पर उस महान पर्वत को उठाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें आसमान पर टिकी थीं। वो दहाड़ा आह, जैसे हनुमान पर्वत उठाते हैं वैसे ही गौरान पंचशिखर पर्वत को उठा रहा था। उसका शरीर पहले से बेहद शक्तिशाली हो चुका था। उसकी अभेद्य ब्लडलाइन अब 9वें स्तर पर पहुंच चुकी थी। 3 साल, पूरे 3 साल हो गए। अब लौटने का वक्त आ गया है। अब जो भी मेरे मास्टर को छूने की कोशिश करेगा मैं उसे मिटा दूंगा। गौरांग ने अपनी मुट्ठी कसी और जैसे ही आकाश द्वार खुला वो बाहर निकला और गर्जा मोटा लौट आया है।
एक और जगह एक तेज चीख गूंजी जिससे आसमान फटने लगा और जमीन में दरारें पड़ने लगीं। वो चीख दिमाग और आत्मा को भेद सकती थी। रीवा अब सिर्फ पंखों वाली लड़की नहीं रही थी, अब उसका पूरा शरीर अग्निपंख दिव्य पक्षी की शक्ति में ढका था। रीवा बदल चुकी थी, उसने अपने खून में छुपी प्राचीन अग्निपक्षी की संपूर्ण शक्ति को जगा दिया था। आकाश द्वार खुला, उसने झुककर अग्निपंख पक्षी को प्रणाम किया। धन्यवाद, अब मुझे जाना है, मुझे आर्यन भाई को ढूंढना है। इतना कहकर वो बिना रुके वहां से बाहर निकल गई। एक और जगह स्वॉर्ड स्पिरिट्स। ओजा की भौहें हिलने लगीं। उसके हाथ में मौजूद प्रतिशोध तलवार में कंपन हुआ और फिर अचानक उसी की जैसी 3 और तलवारें उसके चारों ओर मंडराने लगीं। ये साधारण तलवारें नहीं थीं, ये थी स्वॉर्ड स्पिरिट्स जिन्हें ओजा ने 3 साल की साधना में जन्म दिया था। और ये स्पिरिट साधारण स्वॉर्ड स्पिरिट से कई स्तर ऊपर थीं। वार करो। ओजा की चाल फुर्तीली हुई और उसकी चारों तलवारें एक साथ हरकत में आ गईं। मानो हवा में असंख्य परछाइयां बन रही हों, हर एक वार में घातक संकल्प और हर एक झटके में अजेय इच्छा शक्ति थी। तभी आकाश द्वार खुला, ओजा तुरंत उससे बाहर निकल गई। उसकी आंखें स्थिर थीं। आर्यन में आ गई। रायगर, अव्यान, हिमेश, वेदिका, तिम्रा और चक्रयोग हॉल के अन्य शिष्य भी सभी बाहर निकल चुके थे। 3 सालों में उन्होंने अपने भीतर की नफरत और दर्द दोनों को शक्तियों में बदल लिया था। अब वो सभी एक जैसे मौन लेकिन सख्त चेहरे लेकर बाहर की दुनिया में कदम रख रहे थे। अब समय था महाप्रलय का। अब वो पीछे नहीं हटेंगे। अब आर्यन के दुश्मनों को हिसाब देना होगा। नक्षत्र नगर शिवगिरी वासिका, आज देना ही पड़ेगा, चाहे मन करे या ना करे। एक बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी। ये बूढ़ा अमर महल का एक एल्डर था। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था, आंखों में ठंडक और तिरस्कार भरा था। उसने मेघना की ओर घूरते हुए कहा, संघ प्रमुख मेघना, तुम तो अब अमृतद्वीप की सबसे बड़ी हस्ती हो। इतनी सी रकम देने में क्यों हिचक रही हो? ये सब पश्चिमी राक्षसी सेना के खिलाफ लड़ाई के लिए है। संपूर्ण अमृतद्वीप में आपका संघ नंबर 1 माना जाता है, तो फिर पीछे क्यों हट रही हो? हाँ, आप चाहें तो इनकार भी कर सकती हैं, लेकिन उसके नतीजे आप जानती हैं। उसके चेहरे की कठोरता अब धमकी में बदल चुकी थी। बलभद्र जो पीछे खड़ा था गुस्से में तमतमा उठा, हम हर महीने अमर सेना के लिए भत्ता देते हैं, लेकिन इस महीने ये 5वीं बार है। हर बार 100 स्वर्ण तारा और अब तुम सीधे 10,000 मांग रहे हो। तुम हमारे शिवगिरी संघ को क्या समझते हो? हमारे पास कोई स्वर्ण तारों की खान नहीं है। क्या तुम्हारा सप्तचक्र महाविद्यालय अब लूटमार पर उतर आया है? बलभद्र की आवाज में खुला आक्रोश था। उसके शब्द खत्म होते ही अमर महल का एल्डर उसे घूरते हुए आगे बढ़ा और झपट कर एक करारा थप्पड़ मारा। चटाक! बलभद्र जमीन पर गिर गया, उसके मुंह से खून टपकने लगा। एल्डर ने उसके चेहरे पर पैर रख दिया और नीची निगाह से बोला, तू मुझसे बात करने लायक भी नहीं है। तू है कौन? फिर उसने पैर से उसे कुचलना शुरू कर दिया। बलभद्र की सांसें अटकने लगीं, चेहरा सफ़ेद पड़ गया, किसी भी पल उसका दम घुट सकता था। एल्डर ने मेघना की ओर देखा और बेहद शातिर मुस्कान के साथ बोला, अगर हमारा सप्तचक्र महाविद्यालय ना होता तो तुम्हारा व्यापार कब का खत्म हो चुका होता, समझी ना संघ प्रमुख। और बोलते बोलते उसने फिर से पैर दबा दिया। बलभद्र का शरीर झंझना उठा। मेघना तुरंत बोल उठी, 10,000 स्वर्ण तारा चाहिए ना? मिल जाएंगे। हा। एल्डर ने जोर का ठहाका लगाया और बलभद्र को छोड़ते हुए मेघना की ओर देखा। अब जाकर बात बनी। वैसे संघ प्रमुख मेघना, तुम जवान हो, खूबसूरत हो और व्यापार में भी होशियार। क्यों न मेरी रखेल बन जाओ? मैं तुम्हें और भी सुरक्षित रखूंगा। भले मेरी उम्र 200 साल से ज्यादा हो, लेकिन मुझे देना अभी भी आता है। उसने गंदी नजरों से मेघना के सीने को देखा और घिनौनी हंसी हंसी। मेघना ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मेरे निजी फैसले मुझे ही करने दीजिए एल्डर। एल्डर की हंसी और गंदी हो गई। क्या बात है, अभी भी उस कुत्ते आर्यन का इंतजार कर रही हो? वो तो 3 साल पहले ही मर चुका है। न उसकी कोई खबर न नाम। अब वो कभी नहीं लौटेगा। हा। कुत्ता! सुनते ही मेघना की भौहें तन गईं। अपना अपमान वो बर्दाश्त कर सकती थी, मगर आर्यन का अपमान बिल्कुल नहीं। उसकी आवाज़ बर्फ सी ठंडी हो गई। जुबान संभालो। ओह, लगता है गलत नस छू ली, माफ़ करना। एल्डर हंसते हुए बोला, आर्यन जैसे बेवकूफ़ लड़के जो आसमान ज़मीन का फ़र्क नहीं समझते, जब अमर महल जैसे अस्तित्व से टकराते हैं उनकी मौत पक्की होती है। उसका इंतज़ार छोड़ दो, वो कभी नहीं आएगा। मेघना के चेहरे से रंग उड़ गया था। उसकी आस्तीन के नीचे मुट्ठियाँ कस गई थी। नाखून उसकी हथेली में गड़ गए, खून टपकने लगा। एल्डर की हंसी अब बर्फ सी चुभने लगी थी। हा, अब भी गुस्सा हो, लेकिन तुम्हारा ये गुस्सा बहुत प्यारा लगता है। फिर उसने ठंडी आवाज़ में कहा, 3 दिन के भीतर 10,000 स्वर्ण ताराओं का इंतजाम कर देना, वरना तुम्हारा शिवगिरी संघ इस नक्षत्र नगर से सदा के लिए मिटा दूंगा। एक गूंजता हुआ ठहाका छोड़ता हुआ वो भारी कदमों से वहां से निकल गया और मेघना खड़ी रही, अपमान, लहू और गुस्से की जलती हुई चुप्पी में। वो एल्डर आंखों से ओझल हो चुका था, लेकिन मेघना की आंखों में अब भी जहर दौड़ रहा था। ये बात सिर्फ बार बार के अपमान की नहीं थी, जैसे कोई सड़क छाप गिरोह जबरन सुरक्षा शुल्क वसूलता है। नहीं, बात उससे कहीं आगे थी। बात उन शब्दों की थी जो उस व्यक्ति ने जाते जाते कहे थे।
बलभद्र बुरी तरह जमीन से उठते हुए बोला, हद हो गई अब तो। ये तो बिल्कुल हद से बाहर जा रहे हैं। पिछले 3 सालों में हमने हजारों स्वर्ण तारा दान कर दिए, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुए। अब सीधे 10,000 स्वर्ण ताराओं की मांग कर रहे हैं। बलभद्र का चेहरा नाराजगी से तप रहा था। 10,000 स्वर्ण तारा, इसका मतलब जानो तो अगर धरती मणियों में बदला जाए तो एक पूरा पहाड़ बन सकता है। तभी रुद्रसेन और बाकी साथी भीतर से बाहर आए। सभी के चेहरों पर गुस्सा था। पहले तो 10 फिर 50 100, लेकिन अब सीधे 10,000। इस बार सहन नहीं होगा। जग्गा ने कड़वी आवाज में कहा, मैंने गुलामी के दिन भी देखे हैं, लेकिन तब भी ऐसा बेइज्जती वाला हाल नहीं हुआ था। रुद्रसेन ने मेघना की ओर देखा और कहा, 10,000 स्वर्ण तारा कोई मामूली रकम नहीं है। मेघना ने बिना झिझक कहा, दे दो। जब तक आर्यन वापस नहीं आता कोई कुछ भी नहीं करेगा। उसकी आवाज में ऐसा ठहराव था कि जैसे लोहे पर हथौड़ा पड़ा हो। सभी सिहर उठे। एजकांत ने धीरे से कहा, यह कोई रास्ता नहीं है। आज हम 10,000 देंगे, कल वो 30,000 मांगेगा, फिर 50,000। मानते हैं कि पिछले 3 सालों में हमने बहुत कमाया है, पर इस तरह तो बर्बाद हो जाएंगे। जग्गा बोला, 3 दिन बाद अगर वो फिर लेने आया तो उसे यहीं खत्म कर देंगे। हमने 3 साल तक मेहनत की है, रोज नाच गाना नहीं किया। आज हमारी ताकत सप्तचक्र महाविद्यालय से कम नहीं। डर किस बात का? अगर आर्यन होता तो अब तक उसे धूल चटा चुका होता। जो डरता है वो मरता है। ताकत ही इस दुनिया का नियम है। जिसे झुकना नहीं है उसे उठना पड़ता है, और वो तभी होता है जब तुम्हारे भीतर लपट हो। रुद्रसेन ने धीमी पर गंभीर आवाज में कहा, मुझे लगता है ये मामला उतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। बाहर राक्षसी सेना नक्षत्र नगर के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। मेरे हिसाब से सप्तचक्र महाविद्यालय से अमर महल के एल्डर पीछे हटना चाह रहे हैं। शायद ये बुर्जुग सर्गेश्वर की योजना हो। पीछे हटना? मेघना जैसे ठिठक गई। यशवंत ने कहा, चाहे ये अमर महल की योजना ना हो, पर ये उन एल्डर्स की अपनी निजी चाल हो सकती है। शायद वे यहाँ से जमकर मुनाफा कमाना और फिर भाग जाना चाहते हैं। आज अमृतद्वीप की हवाएं जहरीली हो चुकी हैं। राक्षसी सेना को कोई रोक नहीं सकता। कुछ ही दिनों में नक्षत्र नगर पर हमला होगा। अब अमृतद्वीप पहले जैसा नहीं रहा था। अब का सप्तचक्र महाविद्यालय वो पुराना नहीं रहा। अब तो अमर महल भी मुसीबत में है। राक्षसी सेना बस बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। पूरे महाद्वीप में ऐसा कोई नहीं जो उनके बढ़ते कदमों को रोक सके। जीवन और मृत्यु के इस मोड़ पर सप्तचक्र महाविद्यालय के वो एल्डर जो अमर महल ने नियुक्त किए थे, के मन में युद्ध का विचार नहीं था, बल्कि उन्हें अपनी जान की चिंता शुरू हो गई थी। अगर वक्त रहते पर्याप्त स्वर्ण तारा मिल जाएं तो वो लोग कोई गुप्त गुफा ढूंढकर वहीं ध्यान लगा लेंगे। मेघना का चेहरा तनाव में आ गया, लेकिन ये स्वर्ण ताराओं की मांग के कारण नहीं था। उसके लिए यह ज्यादा बड़ी बात नहीं रही थी। आर्यन द्वारा दी गई दक्षिणी सिंहपिल से उसने अपार धन कमाया था। धन तो सिर्फ उसके लिए बस एक संख्या थी, पर जो सवाल दिल में उठ रहा था वो उससे कहीं ज्यादा भारी था। आर्यन, तुम कब लौटोगे? कब लौटोगे? नक्षत्र नगर की ओर जाने वाले रास्ते पर एक छोटा समृद्ध कस्बा था, लेकिन अब वहां का मंजर भयानक था। चारों ओर बुजुर्गों, बच्चों और औरतों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। कभी हंसी खुशी से भरा ये कस्बा अब मौत की नगरी बन चुका था। राक्षसों की क्रूर नीति, सबको मार डालो, सबको जला डालो, सब लूट लो, ने इस जगह को नरक बना दिया था। पिछले 3 सालों में अमृतद्वीप जो कभी समृद्धि का प्रतीक था, अब शरणार्थियों और भूखमरी से मरने वालों की लाशों से भरा हुआ था। बदलाव इतना भयानक था कि यह धरती अब स्वर्ग नहीं बल्कि यातनागृह बन चुकी थी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। एक 11-12 साल की छोटी बच्ची घबराकर एक घर से भागती हुई निकली। उसके बाल बिखरे थे, कपड़े फटे हुए, जिससे उसकी गोरी त्वचा झलक रही थी। वो रोते हुए चीख रही थी। उसकी आवाज में डर और बेबसी साफ थी। उसके पीछे 4 राक्षसी योद्धा निकले। उनकी आंखों में वासना की डरावनी चमक थी। वो ठहाके मारते हुए बोले, चिल्लाने से क्या होगा छोटी, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। हमारे साथ चल, थोड़ा मजा कर, फिर हम तुझे आसानी से मरने देंगे। हा, अमृतद्वीप की लड़कियां तो बड़ी रसीली हैं, मजा आता है। सुना है नक्षत्र नगर में सबसे सुंदर लड़कियां हैं, और सप्तचक्र महाविद्यालय में तो जवान खूबसूरत लड़कियों की भरमार है। सोचकर ही जोश आ रहा है। तीसरे भाई, पहले इस नन्ही लड़की को पकड़ो। आज मैं इसका कौमार्य भंग करने वाला पहला बनूंगा। ये मेरी 100वीं कुंवारी होगी। चारों राक्षसी योद्धा मानो जंगली जीव हों, उस नन्ही लड़के को कस्बे के प्रवेश द्वार की ओर भागते देख हंसी मजाक के मूड में थे। वो जल्दबाजी में नहीं थे, बल्कि धीरे धीरे खेल खेल में उसका पीछा कर रहे थे। नन्ही सुंदरी, इस दुनिया में कोई भी तुझे नहीं बचा सकता। हमारे साथ चुपचाप चल और तुझे दुनिया का सबसे अनोखा सुख मिलेगा। उनकी आवाजें भयानक थीं, जैसे कोई जंगली भेड़िए हों। लड़की के पैर कांप रहे थे, उसका शरीर थरथरा रहा था और उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। वह बस भाग रही थी, चीख रही थी, मुझे बचाओ, हे भगवान मुझे बचाओ। तभी अचानक उसकी नज़र कस्बे के प्रवेश द्वार पर खड़े एक शख्स पर पड़ी। वो फटे पुराने कपड़ों में था, बाल उलझे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई, लेकिन कम से कम वो एक इंसान था, राक्षस नहीं।
लड़की के दिल में एक छोटी सी उम्मीद की किरण जगी। वो उसकी ओर दौड़ पड़ी और उसकी टांगों से लिपट गई। मुझे बचाए, कृपया मुझे बचाए, मैं उनके हाथों अपवित्र नहीं होना चाहती। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और उसकी नज़रें गिड़गिड़ा रही थीं। उसकी आंखों में पीड़ा और याचना देखकर उस शख्स का दिल पसीज गया। चारों राक्षसी योद्धा वहां पहुंचे। उनका सरगना हंसा और बोला, ए भिखारी, हट जा, हमारे काम में दखल मत दे। कुत्ते, सुनाई नहीं दिया? मेरे भाई ने तुझसे कुछ कहा? हट जा वरना जीने का मन नहीं रहा क्या? एक राक्षसी योद्धा आगे बढ़ा। तभी उस फटे पुराने कपड़ों वाले शख्स ने जमीन पर बैठी लड़की को उठाया और कहा, जब तक मैं हूं कोई तुझे छू भी नहीं सकता। उसी पल वो राक्षसी योद्धा अपनी तलवार लेकर उस व्यक्ति के सिर पर वार करने को तैयार हुआ। हाँ, बड़ी बड़ी बातें, तुझ जैसे सेकंडों कीड़ों को मैं रोज मारता हूँ। लड़की चीख पड़ी। उसने डर से आंखें बंद कर लीं। लेकिन तभी एक तेज गूंज के साथ उस राक्षसी योद्धा की तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई। एक खतरनाक आभा ने उस तलवार को चकनाचूर कर दिया था। राक्षसी योद्धा के चेहरे पर डर छा गया। उसे एहसास हो गया कि उसने किसी बहुत शक्तिशाली इंसान से पंगा ले लिया है। वो पीछे हटा और बोला, तू कौन है? जानता है हम कौन हैं? हम राक्षसी सेना की अग्रिम टुकड़ी हैं। हमारे काम में बाधा डालने की हिम्मत तुझमें कैसे हुई? वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि आर्यन ने अपनी उंगलियां हल्के से खोली और फिर मुट्ठी बांध ली। उसकी आभा एक ड्रैगन की तरह उभरी और तुरंत ही उस राक्षसी योद्धा का गला जकड़ लिया। खट, उसका गला टूट गया। पलक झपकते ही वह मर चुका था। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो आर्यन, एक राक्षसी योद्धा को मारने पर तुम्हें 3000 एक्सपी पॉइंट्स, 100 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो आर्यन, तुम्हें राक्षसों की अग्रिम सेना को नष्ट करने का मिशन मिला है। मिशन, राक्षसों की अग्रिम सेना को नष्ट करना। स्तर एस, समय 3 दिन। पुरस्कार 20 लाख एक्सपी पॉइंट्स, 1 लाख अमर ऊर्जा पॉइंट्स, 10,000 शॉप पॉइंट्स और एस रेटिंग प्राप्त करने पर एक विशेष पुरस्कार। क्या तुम इस मिशन को लेना चाहते हो? सूचना पूरी होने से पहले ही आर्यन ने दृढ़ता से कहा, हाँ। रास्ते में उसने जो देखा था, भागते लोग, भूखमरी से मरी लाशें, बच्चे, बुजुर्ग और औरतें, हर दृश्य ने उसके दिल को झकझोर दिया था। राक्षसी सेना जानवरों से भी बदतर थी। वो राक्षस नहीं, क्रूरता का प्रतीक थे। बाकी 3 राक्षसी योद्धा डर के मारे स्तब्ध रह गए। जब से उन्होंने अमृतद्वीप पर आक्रमण शुरू किया था, वो बिना रुके आगे बढ़ते रहे थे, हर बाधा को कुचलते हुए। कोई भी योद्धा उनके सामने नहीं टिका था। मगर इस भिखारी जैसे दिखने वाले आदमी का क्या राज था? तीनों ने बिना सोचे भागने की कोशिश की। आर्यन के होंठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। उसने धीमे से कहा, एक रास्ता दिखाने वाला काफी है। उसने अपने दाहिने पैर को हल्के से हिलाया। जमीन से एक छोटा सा पत्थर उछला और उसने उसे जोर से लात मारी। पत्थर तेजी से घूमता हुआ उनमें से 2 राक्षसी योद्धाओं की गर्दनों को चीरता हुआ निकल गया। वो जमीन पर गिर पड़े, उनके गले से खून फूट पड़ा। वो चीख भी नहीं सके थे। आह, बचाओ बचाओ। तीसरा योद्धा जो बच गया था डर से कांपने लगा। उसका चेहरा हद से ज्यादा सफेद पड़ गया और वो चीखते हुए भागा। आर्यन ने छोटी लड़की की ओर देखा और कहा, जाओ, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। लड़की ने आर्यन को देखा और सिर हिलाया। उसने उसके कपड़ों का कोना पकड़ रखा था और छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसके पास रहकर उसे सुरक्षित महसूस हो रहा था। आर्यन उसका उद्धारक था जिसने उसके माता पिता का बदला लिया था। लड़की ने कांपती आवाज में कहा, महाशय, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? मुझे अपने साथ ले चलो। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कपड़े धोना, खाना बनाना, जो भी आप कहें, बस मुझे अपने साथ रख लीजिए। वो बोलते बोलते जमीन पर घुटने टेकने वाली थी, पर आर्यन ने उसे थाम लिया। मेरे साथ चलना खतरनाक है, आर्यन ने कहा। मुझे कोई डर नहीं, छोटी लड़की ने दृढ़ता से कहा। कोई भी खतरा हो मैं तैयार हूँ, बस मुझे छोड़िए मत। उसकी आंखों में गोल गोल आंसू देखकर आर्यन के दिल में दया का भाव उमड़ पड़ा और उसने कहा, ठीक है, मेरे साथ चलो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने जवाब दिया, महाशय, आप मुझे कनक बुला सकते हैं। कनक? आर्यन ने बुदबुदाया। तुम मुझे महाशय की जगह भाई कह सकती हो, मैं कोई बुरा नहीं हूँ। आर्यन की बात सुनकर कनक की आंखों में पहली बार मुस्कान की हल्की सी चमक आई। वो थोड़ा सा कुचाई, फिर बोली, ठीक है भाई साहब। आर्यन ने आंखें तरेरी, भाई साहब? अरे मैं तेरे मोहल्ले का किराना वाला नहीं हूँ जो तुझे उधार दे रहा हूँ। सीधा भाई कहो। छोटी कनक हंसते हंसते दोहरी हो गई, अच्छा ठीक है भाई, मगर आप सच में मुझे साथ ले चलोगे? कहीं जंगल में छोड़ तो नहीं दोगे? आर्यन ने कंधे उचकाए, नहीं छोड़ूंगा बाबा। आर्यन को एक नया मिशन मिला था और उसने इसे बिना सोचे समझे ले लिया। उसे एक्सपी पॉइंट्स बहुत पसंद थे। वो लेवल अप करने के लिए पागल रहता था। भले ही वो अभी लेवल नहीं बढ़ा सकता था, लेकिन उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे 1 सेकंड में कई लेवल बढ़ाने का एहसास बहुत भाता था। मुझे बचाओ, बचाओ। राक्षसी योद्धा डगमगाता हुआ भाग रहा था। आर्यन को अपने पीछे आराम से चलते देख उसे ऐसा लग रहा था मानो मौत का फरिश्ता उसका पीछा कर रहा हो। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना डर महसूस नहीं किया था।
रास्ते में कनक ने पिछले 3 सालों की घटनाओं का संक्षेप में जिक्र किया। सप्तचर्क महाविद्यालय में हॉल प्रतियोगिता के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। एक शख्स ने डीमन स्लेयर 18 हॉल अध्यक्षों और यहाँ तक अमर महल के 8 एल्डर्स को मार डाला था। उसका नाम था आर्यन। वो सच में बहुत शक्तिशाली था, लेकिन कुछ लोग उसे दोष देते हैं। उनका कहना है कि उसने उन सभी को मारकर अमृतद्वीप और पश्चिमी राक्षसों के बीच का शक्ति संतुलन तोड़ा है और इसी कारण राक्षसी सेना की हमला करने की हिम्मत हुई। लेकिन मुझे लगता है वो सच्चा नायक है। उसने वो करके दिखाया जो कोई नहीं कर सकता। उसने नियम तोड़े, लेकिन उन घमंडी और अहंकारी लोगों के मुंह पर तमाचा मारा। उसने दिखाया कि अमर महल अपनी मनमानी नहीं कर सकता। आर्यन ने जब कनक की बातें सुनी तो उसका दिल भारी हो गया। उसने सोचा क्या सच में उसकी वजह से ये सब हुआ। राक्षसों का हमला तो देर सबेर होना ही था, लेकिन सप्तचर्क महाविद्यालय में उसने जो हंगामा मचाया, उसने राक्षसी सेना को पहले हमला करने का मौका दे दिया। मानो या ना मानो, ये सच था कि अमृतद्वीप की इस तबाही में उसका बड़ा हाथ था। कनक ने आगे कहा, आर्यन सच में महान है। उसने एक ऐसी गोली बनाई जिसने अमृतद्वीप को बदल दिया। दक्षिणी सिंहपिल ने हर योद्धा को, यहाँ तक कि सामान्य योद्धाओं को भी अपनी किस्मत बदलने का मौका दिया। कुछ ही सालों में पूरे अमृतद्वीप के योद्धा बहुत शक्तिशाली हो गए, मगर जैसे जैसे उनकी शक्तियां बढ़ी, राक्षसी योद्धाओं की शक्ति भी उस पिल से बढ़ने लगी, बल्कि वो और तेजी से ताकतवर हुए। दक्षिणी सिंहपिल उनके लिए एक खतरनाक हथियार बन गई। भले ही लोग कहते हो कि आर्यन ने अमृतद्वीप का संतुलन बिगाड़ दिया, पर मुझे लगता है उसने सही किया। उसने ये सब अमृतद्वीप के योद्धाओं के लिए किया। ऐसा कोई और नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ। छोटी कनक की आंखों में एक चमक थी, जैसे वो आर्यन की दीवानी हो। आर्यन का दिल फिर हिल गया। उसने सोचा, क्या ये फिर से मेरी गलती है? उसने सच में इन बातों के बारे में नहीं सोचा था। सप्तचर्क महाविद्यालय की ताकत ने राक्षसों को अब तक रोके रखा था, लेकिन उसने उस ताकत को तोड़ दिया और राक्षसों ने अमृतद्वीप पर हमला किया। दक्षिणी सिंहपिल ने स्वर्ग के खिलाफ जाकर योद्धाओं की किस्मत बदल दी, जिससे हर योद्धा विकसित हो सका। पर राक्षसी योद्धाओं ने दक्षिणी सिंहपिल को और भी तेजी से अवशोषित किया, जिससे उनकी ताकत और तेजी से बढ़ी। उनकी शक्तियां और बढ़ गई और इसी कारण राक्षसी सेना का अमृतद्वीप पर आक्रमण तेजी से बढ़ा। क्या मैं गलत था? आर्यन ने खुद से बुदबुदाया। कनक की बातों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। वो सही था या नहीं? अमृतद्वीप की आपदा में उसका कुछ ना कुछ हिस्सा तो था ही। इससे उसका दिल सिकुड़ गया। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा, लेकिन उसने आसमान की ओर देखा। वहां ऊपर अमर महल था। उसके हाथ की मुट्ठियां भिंच गई और मन ही मन सोचा, अमर महल की ताकत राक्षसी सेना को रोकने के लिए काफी थी। सर्गेश्वर और बाकी लोग चंद नेत्र के साथ आसानी से लड़ सकते थे, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके लिए ये लोग बस नश्वर हैं। वो खुद को ऊंचा और सर्वशक्तिमान समझते हैं। चूंकि तुमने कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हारी जगह लूंगा। बस इंतजार करो सर्गेश्वर। आर्यन के दिल में गुस्से की आग जल रही थी। जब से उसे मृत्यु क्षेत्र में भेजा गया था, ये गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अमृतद्वीप की हालत देखकर जो टाली जा सकती थी, उसका गुस्सा और भड़क गया। सर्गेश्वर और बाकी लोगों को इन नश्वर लोगों की कोई चिंता नहीं थी। वो खुद को देवता समझते थे, और भला देवताओं को नश्वर प्राणियों की परवाह कब से होने लगी? वो खुद को बहुत ऊंचा समझते थे। उनकी नज़र में बस साधना थी। इन कीड़ों की परवाह क्यों करें? छोटी कनक ने उसके शरीर से निकलते गुस्से को महसूस किया और कहा, बड़े भाई आपको क्या हुआ? क्या आप भी आर्यन के दीवाने हैं? हाय, ये बहुत दुखद है कि वह मर गया। अगर वो जिंदा होता तो राक्षसी सेना को कभी आगे बढ़ने नहीं देता। वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। कनक का चेहरा उदास हो गया। अमृतद्वीप में हजारों लोग उसके जैसे थे। उनके लिए आर्यन एक नायक था। उसने सप्तचर्क महाविद्यालय और अमर महल जैसी शक्तियों को चुनौती दी थी। उसने नियम तोड़े और युवा पीढ़ी को प्रेरित किया। बहुत से योद्धा उसे आदर्श मानकर और कड़ी लगन से मेहनत करने लगे। आर्यन ने हल्के से कहा, वो मरा नहीं, वो लौट आया है। कनक चौंक गई और बोली, वो लौट आया? वो कहाँ है? आर्यन ने जवाब नहीं दिया। उसी समय भागता हुआ राक्षसी योद्धा अचानक रुक गया। उसके चेहरे से डर गायब हो गया था, बल्कि अब तो उसकी जगह उत्साह और एक क्रूरता भरी मुस्कान थी। सामने एक विशाल सैन्य शिविर था और दर्जन भर राक्षसी योद्धा पहले ही उसकी ओर दौड़ पड़े थे। हा, तुम कुत्ते, तुम मुझे मारना चाहते हो? आज देखते हैं कि कौन मरता है, उसने चिल्लाकर कहा। कनक का चेहरा बदल गया। भाई, ये ठीक नहीं है। ये राक्षसी सेना का अग्रिम शिविर है। हम घिर गए हैं। वो डर से कांपने लगी। उसका दिल बैठ गया। आर्यन ने हल्के से हंसते हुए कहा, तुम गलत हो। ये वो नहीं जिन्होंने हमें घेरा है, बल्कि मैंने उन्हें घेर लिया है। ये कहते ही आर्यन की नज़रें ठंडी हो गईं। उसके शरीर से खूनी इच्छा उमड़ पड़ी और उसने पूछा, ये राक्षसी सेना का अग्रिम शिविर है? लड़के, तुम सही हो। तुमने हमारे राक्षसी भाइयों को मारने की हिम्मत की। आज तुम बच नहीं पाओगे, उस राक्षसी योद्धा ने क्रूरता से कहा। इसे मार डालो। दर्जन भर राक्षसी योद्धा नुकीले भाले लिए हुए आर्यन की ओर दौड़े।
आर्यन ने अपने काले तेंदुए को बुलाया और कहा उसकी अच्छे से रक्षा करो। ये कहकर उसकी आकृति धुंधली हो गई और वो वहां से गायब हो गया। अगले ही पल एक के बाद एक विस्फोटों की आवाजें गूंजीं। जो दर्जन भर राक्षसी योद्धा आगे बढ़े थे वो पल भर में मारे गए। सिस्टम की आवाज पागलपन से गूंज रही थी, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर वो उस राक्षसी योद्धा के ऊपर उतरा जो उन्हें यहाँ तक लाया था और क्रूरता से हंसते हुए बोला, तुम गलत हो। ये तुम हो जिनके पास पंख भी हों तो भी बच नहीं पाओगे। उसने एक जोरदार मुक्का मारा जो योद्धा के सीने पर लगा। उसकी ताकत इतनी थी कि योद्धा सीधे शिविर में उड़ गया। राक्षसी अग्रिम शिविर में हंगामा करने की हिम्मत किसकी है? दर्जन भर और राक्षसी योद्धा तंबुओं से बाहर निकले। आर्यन कदम दर कदम आगे बढ़ा और शिविर के प्रवेश द्वार पर खड़ा हो गया। उसने गहरी आवाज में चिल्लाया, अग्रिम शिविर के सभी हरामजादों बाहर निकलो। उसी पल एक एक करके अनगिनत छायाएं तंबुओं से बाहर आईं। उस पूरे शिविर में 18,000 कुलीन राक्षसी योद्धा थे। उनका महासेनापति विनाशु अपने हाथ में एक लंबा भाला लिए हवा में खड़ा था। उसका भाला एक गहरी और भयावह आभा छोड़ रहा था। उसने आर्यन को घूरते हुए कहा, कुत्ते तू कौन है? मेरे शिविर में हंगामा करने की हिम्मत? लगता है तू जीने से तंग आ चुका है। आर्यन ने अपने ड्रैगन स्लेयर को कंधे पर रखा और शैतानी हंसी के साथ कहा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये सुनकर राक्षसी योद्धा गुस्से से भड़क गए और उसकी ओर ज्वार की तरह टूट पड़े। आर्यन का शरीर हल्का सा झुका, उसके होंठों के कोने मुड़े। उसने दूर खड़े विनाशु को देखा और उत्साह भरी मुस्कान के साथ बोला, चलो हो जाए दो दो हाथ। ड्रैगन स्लेयर से काली लपटें उठने लगीं। डार्क ड्रैगन गॉड की आभा हवा में फैल गई। आर्यन चिल्लाया, तूफानी कट। ड्रैगन स्लेयर एक तूफान की तरह लहराया और आसपास के सभी योद्धाओं को हवा में उड़ा दिया। उसी समय आर्यन ने फिर से चिल्लाया, ड्रैगन कट। 1000 बार। उसके हाथों में ड्रैगन स्लेयर पागलपन से नाचने लगा जैसे गोभी काट रहा हो। 1000 कट पूरे होने से पहले ही हवा में उड़ाए गए सभी राक्षसी योद्धा मारे गए। कटे फटे अंग और ताज़ा खून ऊपर से बारिश की तरह बरसने लगा। जैसे ही आर्यन जमीन पर उतरा और सैकड़ों राक्षसी योद्धा उस पर टूट पड़े। आर्यन का पूरा शरीर खून से लथपथ था, मगर वो और भी जोश में आ गया। खून ने उसके अंदर की खूनी इच्छा को और ज्यादा भड़का दिया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। हा, आज तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक मेरे मन की भड़ास न निकल जाए। आर्यन ने गर्जना की, मारो। एक सेनापति योद्धा चिल्लाया और सारे योद्धा उस पर टूट पड़े। आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर को वापस रखा। उसकी मुट्ठियां फट पड़ीं। उसकी बाहों पर आदमखोर किंग कांगैप की छाया उभरी। पहाड़ तोड़ मुक्का। हर मुक्का लाखों का नुकसान पहुंचाता था। हर मुक्का एक जान ले रहा था। सिस्टम की आवाज पागलपन से गूंज रही थी। ये लय इतनी तेज थी मानो आकाश उलट गया हो। राक्षसी योद्धा एक के बाद एक उसकी ओर लपके, लेकिन जो भी आया ढेर हो गया। आर्यन की मुट्ठियां थक गई थीं। उसने बाएं हाथ में ड्रैगन स्लेयर और दाएं में स्वर्ग विच्छेदक कुल्हाड़ी पकड़ ली। दोनों हथियार पागलपन से घूम रहे थे। जहां भी वो गया वहां कुछ नहीं बचा। कुछ ही मिनटों में अग्रिम शिविर के प्रवेश द्वार पर लाशों का ढेर पहाड़ की तरह बन गया। जो अमृतद्वीप का अपमान करेगा वो मरेगा। आर्यन ने उग्र गर्जना की। दूर खड़ी कनक ने खून से लथपथ आर्यन को देखा और धीरे से बुदबुदाई, मेरे दिल का सबसे बड़ा नायक आर्यन है भाई, माफ करना, तुम मेरे दूसरे नायक हो सकते हो। विनाशु की आंखें क्रूर हो गईं। जितना ज्यादा आर्यन मार रहा था उतना ही वो और ज्यादा उग्र और जंगली हो रहा था। उसकी राक्षसी सेना बिल्कुल भी उसका सामना नहीं कर पा रही थी। एक साधारण मूलवीर शायद 100 या 1000 को हरा सकता है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं कि वो 18,000 को हरा सकता है। वो चिल्लाया, पीछे मत हटो, उसे मार डालो। एक दिन बीत गया लेकिन आर्यन रुका नहीं। वो अभी भी कत्लेआम मचा रहा था। पूरा शिविर खून से लबालब था। मरो। एक और राक्षसी योद्धा कुचला गया। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो आर्यन, तुमने अग्रिम टुकड़ी के राक्षसी योद्धा को मारा है। तुम्हें 3000 एक्सपी पॉइंट, 100 अमर ऊर्जा पॉइंट और 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो आर्यन, तुमने लगातार 10,000 हत्याएं की हैं। तुम्हें 10 घात स्किल मिली है। क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? बधाई हो आर्यन, तुम्हारे खूनी दिल का लेवल अप हुआ है। तुम्हें रक्तानंद की शक्ति मिली है। पूरा एक दिन बीत चुका था। आर्यन एक मशीन की तरह था जो कभी रुकती नहीं। उसने 10,000 राक्षसी योद्धाओं को मार डाला। अब 18,000 में से सिर्फ 8,000 योद्धा बचे थे। और आओ, आर्यन ने उग्र गर्जना की। उसका शरीर खून के एक मोटे खोल से ढक चुका था, जैसे खून का कोई कवच। उसके बाल खून से जमकर एक साथ चिपके हुए थे। वो एक खूनी राक्षस जैसा लग रहा था और उसकी खूनी आभा इतनी भयानक थी कि राक्षसी योद्धाओं में से अब कोई भी उसके पास नहीं आ पा रहा था। विनाशु ने गंभीरता से पूछा, आखिर तू है कौन? क्या तू हमारी राक्षसी सेना के बारे में जानता है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी वो बस मारता काटता चला आ रहा था। किसी ने भी उसे नहीं रोका। चाहे सप्तचर्क महाविद्यालय हो या वो ऊंचे आसमान में मौजूद अमर महल के योद्धा, कोई भी उसे रोकने नहीं आया। उसकी राय में वो सब उनकी सेना से डर गए थे।
इसलिए उसकी अग्रिम सेना बिल्कुल बेखौफ थी, वे जहां जाते वहीं तबाही मचा देते। लेकिन आज किसी ने उन्हें रोका, वो भी एक अकेले शख्स ने। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शख्स कौन है। आर्यन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुम्हें कल बताया था, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तू मरने की तलाश में है। विनाश्रु गुस्से से भड़क गया। उसके बगल में खड़े 3 सेनापति एक साथ हरकत में आए, लेकिन उनके जमीन पर उतरने से पहले ही आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर को ऊपर उठाया और हंसते हुए बोला, अब मैं तुम्हें अपनी नई तकनीक दिखाता हूँ। 10 घात। आसमान में एक जोरदार आवाज गूंजी। 10,000 मरे हुए राक्षसी योद्धाओं की आत्माएं इस एक वार में थी जो चीख रही थी। आधे सेकंड बाद तीनों सेनापति जो अभी तक जमीन पर उतरे भी नहीं थे, वो तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गए और खून की बारिश बनकर आकाश से नीचे गिरे। उसी पल जो राक्षसी योद्धा अभी भी जिंदा थे, उनके दिमाग इस दृश्य को देखकर टूट गए। वो इस तरह के कुचलने वाले दबाव को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाए और पागलपन से भागने लगे। वो हमेशा दूसरों के लिए दुर्स्वप्न रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आज वे इतने डर जाएंगे जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। भागना चाहते हो? क्या मैंने इजाजत दी? आर्यन ने भौहें सिकोड़ते हुए चिल्लाया। रेत समाधि, सबको दफन करो। उसके शरीर से एक अदृश्य शक्ति बाहर निकली। वो जहां भी पहुंची वहां जमीन कमल की पंखुड़ियों की तरह उलट गई और भागने वाले सभी राक्षसी योद्धाओं को जमीन ने लपेट लिया। कोई नहीं बचा सिवाय विनाश्रु के। आर्यन ने गर्जना की, अब इन्हें खत्म करो। जमीन के अंदर सभी समाधियों में धमाके होने लगे। सिस्टम में मरने की सूचनाएं पागलपन से गूंज उठी। उस एक पल में 7,000 से अधिक राक्षसी योद्धा जमीन के भीतर मारे गए। सिस्टम की आवाज़ मीठे शहद जैसे बज रही थी। ये लैब बहुत शानदार थी। यह विस्फोट लाखों एक्सपी पॉइंट्स देकर गया था, पर अब आर्यन बहुत थक चुका था। दिन रात के खूनी खेल के बाद उसकी शारीरिक शक्ति अपनी सीमा पर पहुंच चुकी थी। अभी अभी रेत समाधि की चाल ने उसकी अमर ऊर्जा को बहुत ज्यादा खर्च कर दिया था और उसका शरीर ढहने की कगार पर था। विनाश्रु अब अकेला हवा में तैर रहा था। उसने पीले पड़ चुके आर्यन को देखते हुए कांपती आवाज में कहा, आखिर तू है कौन? तू हमें दबा नहीं सकता। हम आज मरे तो कल और आएंगे। तू अकेला अमृतद्वीप को नहीं बचा सकता। यही सच्चाई थी। केवल 18,000 योद्धाओं को मारने से ही आर्यन थकावट में चूर था। अगर ये लाखों योद्धाओं की सेना होती तो चाहे वो कितना भी शक्तिशाली होता, वो मारा जाता। लड़के अब मर, विनाश्रु ने कहा और अपने हाथ का भाला आर्यन की ओर तेजी से फेंका। भाला इतनी तेजी से आर्यन की ओर बढ़ रहा था कि आयाम तक फट रहे थे। आसपास का वातावरण जैसे चीख रहा हो। विनाश्रु जो पहले लेवल का स्वर्गवीर था, ने अपनी पूरी शक्ति उस भाले में डाल दी थी। अगर आर्यन जरा भी चूक गया तो वो भाला उसे चीर देता। विनाश्रु के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान थी। उसने तंज कसते हुए कहा, लड़के अब तू गया। आर्यन ने भौहें सिकुड़नी और धीरे से बोला, दानुज हमला करो। इस वक्त आर्यन पूरी तरह थक चुका था। एक दिन और रात की लगातार लड़ाई ने उसकी सारी ताकत सोख ली थी। रेत समाधि की चाल ने उसकी मानसिक ऊर्जा भी खत्म कर दी थी। विनाश्रु से लड़ने की हिम्मत अब उसमें नहीं बची थी। अचानक शून्य से एक विशाल राक्षस बाहर निकला। उसका बायां हाथ जादुई चिन्हों से ढका था और दाहिने हाथ में एक गदा था जो जंजीरों से लिपटकर बना था। और इससे पहले कि विनाश्रु कुछ समझ पाता, राक्षस ने अपने जंजीरी गदा से जोरदार हमला किया। धड़ाम! विनाश्रु पल भर में मांस के लोथड़े में बदल गया। उसके पास कोई मौका ही नहीं था। ठीक उसी पल विनाश्रु का फेंका हुआ भाला आर्यन के सिर के पास पहुंच गया। लेकिन तभी आर्यन ने गर्जना की, गॉड बॉडी। उसका शरीर तुरंत अमर हो गया। भाला उससे टकराया पर कोई असर नहीं हुआ। बधाई हो आर्यन, तुमने विनाश्रु को मारा है। तुम्हें 36 लाख एक्सपी पॉइंट्स, 24,000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो आर्यन, तुम्हें विनाश भला मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें चंद्रनेत्र का गुप्त पत्र मिला है। सिस्टम की आवाज खत्म होने से पहले ही आर्यन ने कहा, पूर्वज इस भाले को मेरे लिए रखो, मैं इसे वानी को देना चाहता हूँ। आर्यन ने विनाश भाले के गुण देखे और मन ही मन सोचा, वानी को ये जरूर पसंद आएगा। इसके बाद सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, बधाई हो आर्यन, राक्षसी सेना के अग्रिम शिविर को खत्म करने का मिशन पूरा हुआ। इनाम 20 लाख एक्सपी पॉइंट्स, 1 लाख अमर ऊर्जा पॉइंट्स, 10,000 शॉप पॉइंट्स। बधाई हो आर्यन, तुम्हें एस रेटिंग मिली है। विशेष इनाम मिला है, अमर शक्ति तोप। सिस्टम की आवाज धीरे धीरे शांत हुई। आर्यन थोड़ा हैरान था। पुरस्कार में बाकी सब कुछ ठीक था, लेकिन एक चीज ने उसका ध्यान खींचा। अमर शक्ति तोप, ये क्या बला है? उसने पहली बार ऐसा कुछ सुना था। उसने सिस्टम खोला और इसके गुण देखे। अस्त्र, अमर शक्ति तोप, स्तर, होली रैंक। विवरण, ये तोप अमर ऊर्जा को सोखकर एक अग्नि गोला बनाती है और वो गोला 10,000 मील दूर दुश्मन को गिरा सकता है। इसकी घातकता 10 सितारों से भी ज्यादा है। घटक, आर्यन ने लारने ली। उसका दिल उत्साह से झूम उठा। क्या जबरदस्त चीज है। 10,000 मील दूर तक मार सकती है और 10 सितारों से ज्यादा की घातकता। ये तो गजब है। हा हा हा, वो जोर जोर से हंसने लगा। यह अमर शक्ति तोप वाकई में शानदार और दबंग थी। फिर उसने चंद्रनेत्र का गुप्त पत्र देखा।
उसे पढ़ते ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं। 10 दिन बाद 10 लाख राक्षसी योद्धाओं की फौज नक्षत्र नगर पहुंच जाएगी। यह अमृतद्वीप पर हमारा आखिरी हमला होगा। 10 लाख की फौज। आर्यन ने भौहें तान लीं। 10 दिन इस पत्र को मिले हुए कम से कम 2 दिन हो चुके हैं, यानी मेरे पास अब सिर्फ 8 दिन बचे हैं। नक्षत्र नगर, शिवगिरी वासिका। आर्यन को चिंता होने लगी। 3 साल बाद उसे नहीं पता था कि नक्षत्र नगर का क्या हाल है। क्या मेघना और बाकी लोग अभी भी वहां हैं? और अगर वो वहां गया तो क्या वो उनको बचा पाएगा? 10 लाख की फौज, ये कोई छोटा मोटा खतरा नहीं था। क्या वो अकेले इसका मुकाबला कर सकता था? बिल्कुल नहीं। चाहे जो हो, मैं राक्षसी फौज को नक्षत्र नगर में घुसने नहीं दे सकता। उसका दिल भारी हो गया। उसे अच्छे से पता था अगर अमृतद्वीप नष्ट हुआ तो चंद्रनेत्र का अगला निशाना दक्षिण तरंग महाद्वीप होगा। यह उसके सिंह वंशों के प्रति नफरत के कारण होगा। अगर अमृतद्वीप इसका सामना नहीं कर सका तो दक्षिण तरंग महाद्वीप का क्या होगा? इसलिए उसे राक्षसी फौज को रोकना ही होगा। आर्यन तुरंत हरकत में आया। रूहानी सेना सुनो। डेथ गॉड सील से 1000 रूहानी योद्धा बाहर निकलकर आर्यन के सामने कतार में खड़े हो गए और बोले, मास्टर, पिछले 3 साल में रूहानी सेना ने आर्यन द्वारा दिए गए राक्षसी क्रिस्टल, स्वर्ण तारा और धरती मणियों को खाकर इतनी ताकत हासिल की थी कि सबसे कमजोर योद्धा भी 8वें लेवल का स्वर्णवीर था और सबसे ताकतवर 5वें लेवल का मूलवीर। अब वो 10 दिन बाहर रह सकते थे। आर्यन ने आदेश दिया, राक्षसी फौज का पता लगाओ। मुझे उनके ठिकानों और हर हरकत की जानकारी चाहिए। जाओ पता करो। हाँ मास्टर। रूहानी योद्धा चारों दिशाओं में बिखर गए। आर्यन को इस बात की परवाह नहीं थी कि वो इजराल की तरह वापस नहीं लौटेंगे, क्योंकि उनकी वफादारी आर्यन के प्रति 100% थी। वो आर्यन को छोड़ नहीं सकते थे। इसकी एक और वजह यह भी थी कि बस आर्यन ही उन्हें और शक्ति दे सकता था। इसके बाद आर्यन का दिमाग 18 स्तरीय नर्क की ओर गया। उसने पूछा, थंडर राक्षस, तुम्हारे शरीर की धरती सील जंजीरों का क्या हाल है? थंडर राक्षस ने आंखें खोली और बोला, मास्टर, मुझे 1 दिन और चाहिए। धरती राक्षस बड़बड़ाया, कमजोर, तू सच में बेकार है। मैंने अपनी पूरी धरती शक्ति लगा दी और तुझे फिर भी 1 दिन चाहिए। मास्टर, मेरी अग्नि सील जंजीरें कब खोलोगे? थंडर राक्षस ने मुस्कुराते हुए कहा, सील खुल चुकी है, बस 1 दिन में जंजीरें तोड़ दूंगा। आर्यन ने कहा, जल्दी ही। थंडर राक्षस इस समय बहुत जरूरी था। वो बड़े पैमाने पर हमला करने वाला राक्षस था और आर्यन को अभी ऐसे ही योद्धा की जरूरत थी। 10 लाख की राक्षसी फौज मजाक नहीं थी, उसे रोकना नामुमकिन होगा। इसीलिए वो अपनी पूरी तैयारी करना चाहता था। वैसे 10 लाख की फौज से कितनी एक्सपी मिलेगी? अगर मैं उन्हें अकेले मार दूं तो मैं सचमुच आसमान छू लूंगा। आर्यन बेहद उत्साहित था। यह उसके लिए एक चुनौती थी, लेकिन एक मौका भी। उसे इसे मजबूती से पकड़ना होगा। नक्षत्र नगर में हर तरफ खतरे का माहौल था। पहले ये अमृतद्वीप का सबसे शानदार शहर था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। शहर की साख खत्म हो चुकी थी। गलियों में भूखमरी से भागे शरणार्थी भरे थे। विशाल नक्षत्र नगर अब एक शरणार्थी शिविर बन चुका था। शिवगिरी वासिका में मेघना का चेहरा तनाव से भरा था। ये उनके लिए अब तक का सबसे बड़ा काम था। अगर उन्होंने कदम उठाया तो ये युद्ध की घोषणा होगी। वो इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी, क्योंकि उसका मन आर्यन की चिंता में डूबा रहता था। आर्यन उनकी ताकत का आधार था, पर अब जब उसका जिंदा होना या न होना अनिश्चित था, मेघना के दिल में कोई भरोसा नहीं था। लेकिन राक्षसी सेना नक्षत्र नगर को कुचलने के लिए बढ़ रही थी। सप्तचर्क महाविद्यालय और नक्षत्र नगर के शाही परिवार ने मिलकर शहर के सभी संसाधनों को लूट लिया था। व्यापारी टूट चुके थे, कीमतें आसमान छू रही थीं और अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। लेकिन अमृतद्वीप के मुखिया के रूप में अमर महल को इन सब की कोई परवाह नहीं थी। रुद्रसेन ने कहा, चिंता मत करो, सब तैयार है। मैं अमर महल के बारे में कुछ नहीं कह सकता, पर सप्तचर्क महाविद्यालय और शाही परिवार हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बस डर इस बात का है कि उन्हें डर था कि अमर महल अचानक हमला न कर दे। अगर ऐसा हुआ तो सारी तैयारियां बेकार हो जाएंगी। जग्गा ने जोश में कहा, अब सब कुछ दांव पर लगाने का वक्त है। डरने की क्या बात, चाहे सिर फट जाए, पुनर्जन्म के बाद फिर वही शेर बनेंगे। मास्टर ने कहा था, अगर कुछ पसंद ना आए तो उसे खत्म कर दो। तभी बलभद्र दौड़ता हुआ आया और बोला, वो आ गया। मेघना की भौहें सिकुड़ गईं। एजकांत की पीठ पर रखा काला डिब्बा अचानक खुला और एक लंबी तलवार जो ड्रैगन की तरह चमक रही थी उसके हाथ में आ गई। डरावनी ब्लेड आभा भनभनाने लगी और उसके शरीर से युद्ध की आग जैसे भड़क उठी। जग्गा ने उत्साह से कहा, आखिरकार वक्त आ गया। सबके चेहरों पर जोश छा गया। 3 साल तक सप्तचर्क महाविद्यालय ने उन्हें दबाया था। आज आखिरकार वो दिन था जब वो बदला लेने जा रहे थे। मेघना ने खुद को संभाला और बोली, योजना के मुताबिक चलो, ध्यान रखना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये कहकर वो बड़े बड़े कदमों से आगे की ओर बढ़ गई। उसी समय अमर महल का एक एल्डर 2 योद्धाओं के साथ शिवगिरी वासिका में दाखिल हुआ। मेघना को आते देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान उभर आए। हाँ मेघना, कुछ दिनों में तुम और भी खूबसूरत हो गई हो। पिछले बार मेरे प्रस्ताव के बारे में क्या सोचा?
बस मेरी रखेल बन जाओ, फिर हम दोनों मिलकर पूरे नक्षत्र नगर पर राज करेंगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरी तरह खुश रखूंगा। उसकी आंखें मेघना के सीने पर टिकी थीं। वो उभरी हुई दो चीजें उसे बहुत लुभा रही थी। मेघना की आंखें ठंडी हो गईं। उसने तंज कसते हुए कहा, तुम यहाँ बस यही कहने आए हो? जरा जुबान संभालो, क्या तुम खुद को कोई पवित्र कन्या समझती हो? एल्डर ने क्रूरता से कहा, मैंने तुम्हें इज्जत दी, लेकिन लगता है तुम्हें वो रास नहीं आई। अगर ऐसा है तो जल्दी 10,000 स्वर्ण तारा निकालो। अगर आज तुमने वो नहीं दिए तो शिवगिरी वासिका को नक्षत्र नगर से हटा दिया जाएगा। वो बहुत घमंडी था, बेहद क्रूर। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे वो मेघना को निगल लेगा। मेघना ने शांत स्वर में कहा, एल्डर के आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा। 10,000 स्वर्ण तारा हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। उसने एक स्पेस रिंग निकाली और बोली, ये लो, इसमें 10,000 स्वर्ण तारा हैं। एल्डर की आंखें ठंडी हो गईं। उसका चेहरा थोड़ा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मेघना वाकई 10,000 स्वर्ण तारा दे देगी, वो भी बस 3 दिन में। 10,000 स्वर्ण तारा कोई छोटी रकम नहीं थी। अगर कोई स्वर्ण ताराओं की खान भी हो तो 3 दिन में इतना खनन करना नामुमकिन था। लगता है मैंने शिवगिरी संघ की ताकत को कमा का, एल्डर ने शातिर मुस्कान के साथ सोचा। 3 साल में शिवगिरी संघ ने स्वर्गसार कुल के व्यापार को निगल लिया था। दक्षिणी सिंहपिल की ताकत से उन्होंने अमृतद्वीप की आधी दौलत कमा ली थी। 10,000 स्वर्ण तारा उनके लिए कुछ भी नहीं थे। एल्डर को गुस्सा आ गया। वो आज यहाँ बस स्वर्ण तारा लेने के लिए नहीं आया था, उसका मकसद कुछ और था। उसने मेघना को देखा और बोला, ओह, मैं गलत था। शायद 3 दिन पहले मैंने गलती से 50 की जगह 10 कह दिए। मुझे 10,000 नहीं 50,000 स्वर्ण तारा चाहिए। निकालो। उसने चालाक लोमड़ी की तरह मुंह खोला। 10,000 से सीधे 50,000। मेघना की भौहें कांपीं। उसने कहा, क्या आप हद से ज्यादा नहीं मांग रहे? अरे, गुस्सा आ गया। गुस्से में तो तुम और भी मस्त लगती हो। एल्डर ने फिर लंपट अंदाज में हंसते हुए कहा, हाँ, मैं हद से ज्यादा मांग रहा हूँ। तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? क्या तुम मेरे सप्तचर्क महाविद्यालय के खिलाफ जाओगी? अमर महल के खिलाफ जाओगी? मेघना, अपनी औकात देख लो, तुम इसके लायक भी हो। उसकी आवाज में गहरी और ताकतवर ऊर्जा थी। साफ था कि वो आज यहाँ झगड़ा करने आया था। मेघना की आंखें ठंडी हो गई। वो और बर्दाश्त करना चाहती थी, कुछ दिन और आर्यन का इंतजार करना चाहती थी, पर अब ये बर्दाश्त के बाहर था। 50,000 ही चाहिए ना? हाँ बिल्कुल, एल्डर ने ठंडी हंसी के साथ कहा। मेघना की ठंडी आंखों को देखकर उसे कोई डर नहीं लगा, बल्कि वो अचानक एक कदम आगे बढ़ा, मेघना के कान के पास आया और तंज कसते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लोग मेरे सामने टिक पाएंगे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं आज सिर्फ 2 लोगों को लेकर आया हूँ? आज अगर तुमने 50,000 स्वर्ण तारा नहीं दिए तो तुम और तुम्हारे सारे लोग मारे जाएंगे। तभी आंगन में आरू ने अचानक से कहा, पिताजी, वहाँ शक्तिशाली लोग हैं, बहुत सारे। हाँ, स्वर्गवीर स्तर के भी योद्धा हैं। ये सुनकर सबके चेहरों का रंग उड़ गया। उन्हें मूलवीर स्तर के योद्धाओं की उम्मीद थी, पर स्वर्गवीर स्तर के योद्धा, ये उनके लिए मौत जैसा था। वो मूलवीरों को संभाल सकते थे, पर स्वर्गवीर, उनके सामने टिकने का तो कोई सवाल ही नहीं था। वासिका के भीतर मेघना का शरीर थोड़ा कांपने लगा। उसे भी एहसास हो गया था कि इस बार सप्तचर्क महाविद्यालय शिवगिरी संघ को आसानी से नहीं छोड़ेगा। उसने एल्डर को देखा और पूछा, आप चाहते क्या हैं? एल्डर ने घमंडी अंदाज में हंसते हुए कहा, पहले मेरे साथ एक रात बिताओ, फिर कुछ सोचूंगा। खटखट। मेघना के दांत किटकिटाने लगे। उस एल्डर ने एक हाथ से मेघना का खूबसूरत चेहरा पकड़ा। उसका चेहरा लंपट मुस्कान से भरा था। उसने कहा, मेघना, बोलो, कैसा रहेगा? मुझे अपना शरीर दो और मैं तुम्हारे संग को कुछ दिन और जीने दूंगा। तभी आंगन में आरू की भौहें सिकुड़ गईं। उसने कहा, क्या परिचित सी शक्ति है। उसी समय वासिका में एक ठंडी आवाज़ गूंजी, अगर तुमने मेघना को छुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो आवाज़ जैसे नर्क से आई थी, बेहद ठंडी, मौत के देवता जैसी। जैसे ही मार डालूंगा शब्द निकला, वासिका के अंदर का माहौल सन्नाटे में डूब गया। सबकी निगाहें ऊपर उठीं। शिवगिरी वासिका के दरवाजे पर एक 3 मीटर ऊंचा राक्षसी काला तेंदुआ खड़ा था। उसके ऊपर एक छोटी लड़की बैठी थी। तेंदुए के बगल में एक और शख्स खड़ा था जिसके कपड़े फटे हुए थे, दाढ़ी उलझी हुई थी, चेहरा गंदगी से भरा था जैसे कोई शरणार्थी हो। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसके शरीर से निकलने वाली आभा बहुत परिचित थी। वो कौन था? सबके दिमाग में यही सवाल था। उसी वक्त शिवगिरी वासिका के ऊपर आसमान में एक के बाद एक रंग बिरंगी जलती हुई रोशनियां दिखी। वो सीधी वासिका की ओर आ रही थी। अमर महल के एल्डर की आंखें ठंडी हो गई। उसने उस फटे हाल शख्स को देखा और तंज कसते हुए कहा, आजकल तो हर तरह के लोग मिलते हैं। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मुझे मारने की बात? क्या तुम बगावत करना चाहते हो? वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। अचानक वो शख्स गायब हो गया। अगले ही पल वो अमर महल के एल्डर के सामने खड़ा था। उसकी दोनों आंखें मारने की ठंडी मंशा से भरी थीं। उसकी आवाज़ बर्फ सी ठंडी थी। जिसे मैं मारना चाहता हूँ वो है तुम्हारा अमर महल। उसने अपनी 5 उंगलियां फैलाईं।
एक हथेली हमला किया, इतना तेज कि इतने करीब से कोई जवाब नहीं दे सकता था। एल्डर को प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिला। उसका सीना धंस गया और उसका शरीर अंदर की ओर मुड़ गया। एक खतरनाक शक्ति उसके शरीर के भीतर फटी और वो सीधे शिवगिरी वासिका से बाहर उड़ गया। वो जमीन पर गिरा भी नहीं था कि उस शख्स की आकृति फिर गायब हो गई। जब दुश्मन कमजोर हो तभी उसकी जान लो। 3 साल में आर्यन बहुत परिपक्व हो गया था। खूनी दिल मार्ग में उसकी प्रगति ने उसे और भी निर्णायक बना दिया था। जो भी मरने लायक है उसे कभी मौका नहीं देना चाहिए। हवा में उसने अपनी मुट्ठियां कसी। उसकी मुट्ठियां जैसे 2 युद्ध की कुल्हाड़ियां हों। उसने पूरी ताकत से एल्डर के सिर पर वार किया। वो बेचारा घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा, ठीक शिवगिरी वासिका के सामने। उसका घुटना चटक गया और सिर जोर से जमीन पर टकराया। खून चारों तरफ फैल गया। वो तड़पा तक नहीं, सीधे मर चुका था। आर्यन ने उसे सिर्फ 2 चालों में ढेर कर दिया। तभी सिस्टम की आवाज़ गूंजी। बधाई हो आर्यन, तुमने अमर महल के एक एल्डर को मारा है। तुम्हें 30,000 XP पॉइंट्स, 700 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो आर्यन, तुम्हें 199 स्वर्ण तारा मिले हैं। जग्गा और बाकी सब लोग हैरान थे। उनकी नज़रें एकटक आर्यन को घूर रही थी, जैसे कोई भूत देख लिया हो। उसने सिर्फ 2 चालों में अमर महल के उस एल्डर को मार दिया। यह उनके लिए किसी झटके से कम नहीं था। आखिर यह शख्स कौन था? वो उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, खासकर उसकी आंखें जो उन्हें परिचित सा एहसास दे रही थी। उसी समय बलभद्र का चेहरा बदल गया। उसने दूर गली की ओर देखा और कहा, अरे नहीं, वो आ गए, वो आ गए। आने वाले सप्तचर्क महाविद्यालय और नक्षत्रशाही परिवार के लोग थे और इन लोगों का लीडर एक स्वर्गवीर था। उन्हें देखते ही जग्गा और बाकी सबकी आंखें ठंडी हो गईं, मगर उनकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। तभी आरू पीछे के आंगन से दौड़ती हुई आई और आर्यन से लिपट गई। वो खुशी से चिल्लाए, आर्यन भाई। उसी पल आकाश से रंग बिरंगी रोशनी उतरी। ये एस्फीरा, रायगर, गौरांग, शहनाज, वेदिका और बाकी लोग थे। मास्टर आर्यन, यंग मास्टर। पल भर में सब उत्साहित हो गए। 3 साल में आर्यन एक नौजवान से बदलकर एक दाढ़ी वाला मर्द बन गया था। उन्हें उसे पहचानने में वक्त लगा और 3 साल पहले की तुलना में आर्यन की आभा बहुत बदल चुकी थी, इतनी कि वो उन्हें अजनबी लग रहा था। आर्यन ने हंसते हुए कहा, सब वापस आ गए हो। जब आर्यन ने उन्हें एक एक करके अपने सामने खड़े देखा तो उसके दिल की खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। एम्प्रेस ने उसे धोखा नहीं दिया था, उसके साथी सच में जिंदा थे और हर एक पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया था। गौरांग ने उत्साह से कहा, मास्टर तुम इन सालों में कहाँ थे? आर्यन के फटे कपड़े, उलझी दाढ़ी और शरीर पर निशानों को देखकर एस्फीरा की आंखें भर आईं। वेदिका और रीवा भी रो पड़ीं। उन्हें उसकी हालत देखकर दुख हो रहा था। आर्यन ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो अच्छी जगह गया था, बस बहुत दिनों से नहाया नहीं हूँ, हा हा हा। वो मजाक में बोला, लेकिन सबको पता था कि उसने 3 साल में बहुत कुछ झेला था। उसे देखकर उनके दिल दुख रहे थे। तभी एक भारी आवाज़ गूंजी, कौन जीने से तंग आ चुका है जो हमारे अमर महल के एल्डर को छूने की हिम्मत करता है? आज उसके पास 9 जाने भी हों तो भी कम पड़ेंगी। 1000 से ज़्यादा योद्धाओं ने शिवगिरी वासिका को घेर लिया। लीडर अमर महल का एक एल्डर था जिसके शरीर से खतरनाक आभा निकल रही थी जो आसपास की हर चीज़ को कुचल रही थी। आर्यन के होंठों पर मुस्कान आई। वो आगे बढ़ा, उस आभा का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो मैं हूँ। गौरांग ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी अभेद्य रक्षा शक्ति उसके शरीर पर फैल गई। और मैं भी, और मैं, और हम सब, एस्फीरा और बाकी सब एक एक करके सामने आकर खड़े हो गए। वो आर्यन के साथ एक कतार में खड़े थे, लड़ने के बिल्कुल तैयार। उनकी आभा उग्र और शानदार थी जो एक जबरदस्त दृश्य बना रही थी। उनकी संयुक्त शक्तियों ने उस स्वर्गवीर के दबाव को सीधे रोक दिया। वो जैसे डाकुओं का एक झुंड थे। आर्यन ने उत्साह से हंसते हुए कहा, क्या बात है, पिछले कुछ सालों में किसी ने अमर महल के उन एल्डर्स से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। एक बूढ़े एल्डर ने गुस्से में चिल्लाया, कुत्ते तू हमारे सामने घमंड दिखाता है, लगता है तुझे जान प्यारी नहीं है। वो इतना कहते ही आगे बढ़ा, लेकिन आर्यन अपनी जगह से हिला तक नहीं। गौरांग ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, मैं देखता हूँ। उसके शरीर पर प्रतिघात अभेद्य कवच सक्रिय हो गया। वो आर्यन के सामने आया। उसी वक्त उस एल्डर ने एक हथेली का हमला किया। गौरांग जरा भी नहीं हिला, पर वो एल्डर उड़ गया और हवा में गायब हो गया। उसे कहाँ फेंका गया ये तो कोई नहीं कह सकता था। आर्यन ने गौरांग को देखा और हल्के से कहा, शाबाश। उसी समय एक और एल्डर ने अपनी तलवार हिलाई और सीधे आर्यन पर वार किया, लेकिन उससे पहले ही औजा की प्रतिशोध तलवार ने उसकी तलवार को चीर दिया और उसके सीने को भेद दिया। वो खून से लथपथ गिर पड़ा। लगता है तुम लोग जीने से तंग आ चुके हो, अमर महल के खिलाफ जाना चाहते हो, सबको मरना होगा। 3 एल्डर एक साथ आगे बढ़े। उनकी आभा कुचलने वाली थी, इतनी खतरनाक कि एक स्वर्णवीर पल में मार जा सकता था। उसी वक्त एस्फीरा, तिम्रा और वेदिका ने एक साथ हमला किया। तीनों एल्डर 100 मीटर दूर उड़ गए और मरे हुए कुत्तों की तरह गिरे। मर गए या जिंदा थे कुछ नहीं कह सकते। 3 साल में वो सब बेहद शक्तिशाली हो गए थे।
आर्यन ने उन्हें देखा और उसका दिल खुशी से भर गया। स्वर्गवीर एल्डर ने आर्यन को घूरते हुए पूछा, लड़के तुम्हारा नाम क्या है? इन 3 सालों में किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि सप्तचर्क महाविद्यालय के खिलाफ जाए। नक्षत्र नगर में वो अब देवता जैसे थे, भगवान जैसे। कोई उनके खिलाफ जाने की सोचता भी नहीं था, लेकिन आज इन लोगों ने उनके लोगों को जान से मार दिया। यही कारण था कि स्वर्गवीर ने बस एक सवाल पूछा। गौरांग ने झट से जवाब दिया, तुम्हारा बाप आर्यन। ये सुनते ही उस स्वर्गवीर का शरीर कांप गया, उसकी आंखें सिकुड़ गई और वो आर्यन को घूरते हुए बोला, नामुमकिन। महाराज ने आर्यन को 3 साल पहले ही मार डाला था, तो उसके जिंदा होने का कोई सवाल ही नहीं। मृत्यु क्षेत्र से कोई नहीं बच सकता था, आर्यन भी नहीं। आर्यन ने उसकी हैरानी देखी और बोला, जा सर्गेश्वर को बता दे कि वो अपनी पीठ धो ले, कल मैं उसका सब कुछ तबाह कर दूंगा। अब निकल। 3 साल उसे बदला लेना था। नक्षत्र नगर में वापस आने पर उसका सबसे पहले लक्ष्य सर्गेश्वर को खत्म करना था। भले ही उसे पूरा भरोसा नहीं था, पर उसे यह करना ही था। गुस्ताखी। उस स्वर्गवीर एल्डर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी ऊर्जा जैसे उफनता समंदर थी, जिसने उसके पीछे खड़े योद्धाओं को हिलाकर रख दिया। 10,000 शक्तियों की आभा, ये शक्ति सिर्फ किसी स्वर्गवीर के पास ही हो सकती थी। शक्तियों को 10,000 तरीकों से छोड़ना ये सिर्फ स्वर्गवीर ही कर सकता था। यहाँ तक कि आर्यन भी इसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्गवीर सच में एक भयानक अस्तित्व था। नालायक, तो क्या अगर तू वापस आ गया है? तू बस एक मामूली सा मूलवीर है। गुस्से में स्वर्गवीर एल्डर के शरीर से एक शक्ति लहर उठी जो सीधे आर्यन की ओर लपकी। साथ ही उसने आर्यन के सिर पर हथेली का हमला किया। उसकी गति नग्न आंखों से नहीं देखी जा सकती थी। गौरांग ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन आर्यन ने उसे पीछे खींच लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे लगता है कि तू स्वर्गवीर होने से महान बन गया? चल देखता हूँ कितना दम है तुझमें। रागनार, इसे खत्म करो। आर्यन ने बिना कुछ कहे तुरंत रागनार को बुलाया। वो उसके साथ वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये छोटा मोटा किंग उसे खास रुचिकर नहीं लगा, पर कुछ लोग बेशर्मी में माहिर होते हैं। अगर तुम उन्हें सबक ना सिखाओ तो वो नहीं जानेंगे कि तुम उनके बाप हो। आर्यन ने उसे सिर्फ सर्गेश्वर को संदेश देने के लिए कहा था, लेकिन वो बेशर्मी पर उतर आया। अगर ऐसा था तो आर्यन को उसे नर्क में भेजने में कोई दिक्कत नहीं थी। रागनार आकाश से किसी देवता की तरह उतरा, हाथ में एक सुनहरी तलवार लिए। उसकी रफ्तार इतनी थी कि स्वर्गवीर को भनक तक नहीं लगी कि कोई ऊपर से आ रहा है, और अगले ही पल रागनार की तलवार उस स्वर्गवीर के सिर पर गिरी और वो वहां से गायब हो गया। हाँ, सिर्फ एक हमले में उस स्वर्गवीर का अस्तित्व मिट चुका था, केवल पीछे कुछ राख बची थी। शैडोफैंग तलवार बेहद उग्र थी, उसने काटने की बजाय सीधे जलाकर खाक कर दिया। ये देख आर्यन उत्साहित हो गया और बोला, ये तो बहुत जबरदस्त है। बधाई हो आर्यन, तुमने अमर महल के एक एल्डर को मारा है। तुम्हें 1,20,000 एक्सपी पॉइंट्स, 10,000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो आर्यन, तुम्हें 321 स्वर्ण तारा मिले हैं। बधाई हो आर्यन, एक विशेष इनाम अमर शक्ति तोप मिली है। हाँ, एक और अमर शक्ति तोप। आर्यन का दिल कांप उठा और वो मन ही मन उत्साहित हो गया। जितनी ज़्यादा अमर शक्ति तोपें होगी उतना बेहतर था। इस वक्त उसे इस तरह के हथियार की सख्त ज़रूरत थी। कब इसका दम देखूं? वो इसकी ताकत आजमाना चाहता था। इसकी ताकत कितनी थी आर्यन नहीं जानता, लेकिन सिस्टम ने इसे 10 सितारों से ज़्यादा नुकसान वाला बताया था। 10 सितारों से ज़्यादा का मतलब क्या था, उसने पहले कभी नहीं देखा था। रागनार, वापस जाओ। आर्यन ने अपनी सोच खींची और रागनार को वापस भेज दिया। इस वक्त गौरांग हैरान खड़ा था और वहाँ मौजूद सभी लोग स्तब्ध थे। एक स्वर्गवीर को पल में मार दिया गया। आखिर वो कितना शक्तिशाली था। शिवगिरी वासिका को घेरे हुए सभी योद्धा इतने डर गए कि उनके पैर कांप रहे थे। शैडोफैंग तलवार जैसे यमराज की कलम थी। एक झटके में तुम यमराज से मिलने चले जाओ। ये बहुत डरावना था। वो इतने डर गए कि हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। आर्यन ने उन्हें ना मारने का फैसला किया। उसे अब राक्षसी फौज से लड़ने के लिए लोगों की जरूरत थी। उसके पास अभी जितने लोग थे वो काफ़ी नहीं थे। 10 लाख की फौज कोई कुछ 100 या 1000 नहीं थी। अगर इस फौज की ताकत फट पड़ी तो देवता और भूत भी इसे नहीं रोक सकते थे। अभी अमृतद्वीप की आखिरी रक्षा रेखा बस नक्षत्र नगर थी। अगर यह टूट गई तो अमृतद्वीप धरती पर नरक बन जाएगा और खून की नदियां बहेंगी। ये मुख्य बातें नहीं थीं। चंद्रनेत्र की सिंह वंश के प्रति नफरत इतनी थी कि वो निश्चित रूप से दक्षिणी तरंग महाद्वीप पर हमला करेगा। यही वो चीज़ थी जिसकी आर्यन को चिंता थी। यही वजह थी वो अमृतद्वीप को बचाना चाहता था। आर्यन ने भारी आवाज़ में कहा, जो मेरे आर्यन के खिलाफ जाएगा वो मरेगा। तुम सब अच्छे से जानते हो कि 3 साल पहले मैंने क्या किया था। मैं वो वापस भी दोहरा सकता हूँ। अगर तुम्हारे भीतर अभी भी योद्धा की आत्मा जिंदा है या थोड़ी बहुत इंसानियत बची है तो इस शहर के लिए, अपने महाद्वीप के लिए, महाविघालय के लिए अपने अस्त्र उठाओ और राक्षसी सेना के खिलाफ लड़ने की तैयारी करो। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, वापस जाओ और सोच लो। आर्यन ने उन्हें नहीं मारा।
इस वक्त उसे एक्सपी पॉइंट्स और अमर ऊर्जा की जरूरत थी। जितना ज़्यादा वो मारेगा खूनी दिल की ताकत उतनी ही बढ़ेगी। पर वो कोई हत्या मशीन नहीं था और इन 3 साल ने उसे खुद को नियंत्रित करना सिखाया था। उसे जो चाहिए था वो था बुर्जुक सर्गेश्वर का सिर। सब योद्धाओं ने एक दूसरे को देखा, फिर भारी स्वर में कहा, हमारी जान बख्शने के लिए शुक्रिया। इसके बाद वो धीरे धीरे वहाँ से पीछे हट गए। गौरांग को समझ नहीं आया। उसने पूछा, मास्टर तुमने उन्हें क्यों जाने दिया? ये लोग नक्षत्र नगर के कीड़े हैं, क्रूर जानवर है, अपनी ताकत के बल पर हर तरह का बुरा काम करते हैं। मेरे हिसाब से इन जैसे नीचों को सीधे मार देना चाहिए। सचमुच। हालांकि गौरांग ने जितना कहा उतना बुरा नहीं था, पर कमोबेश ऐसा ही था। आर्यन ने 2 अमर महल के एल्डर को मारा था। उनके शरीर से मिले स्वर्ण ताराओं से साफ था कि ये लोग बहुत अमीर थे और उनकी दौलत आम लोगों से छीनी गई थी। आर्यन ने कहा, वापस चलकर बात करते हैं। अमर महल में सर्गेश्वर के गुप्त कक्ष में व्योम दर्पण में आर्यन को देखकर वो जोश में हंस पड़ा। तो तू आखिरकार वापस आ गया। 3 साल हो गए, मुझ पर बहुत दबाव रहा और ये सब तेरी वजह से है नालायक। आर्यन और बाकियों के लिए ये 3 साल मुश्किल थे और सर्गेश्वर के लिए भी यही हाल था, क्योंकि पिछले 3 वर्षों में उसे पितृराज ने लगातार कुचला था। उसका ये गुरु पूरी तरह बदल चुका था। वो गुस्सैल और खून का प्यासा हो गया था। बेशक ये सब इसलिए था क्योंकि उसकी उम्र अब सिर्फ 2 साल बची थी और आर्यन का यूं गायब होना उसे बहुत बेचैन कर रहा था। समय बदल रहा था और सब कुछ बदल रहा था। लोगों के दिल भी बदल रहे थे। सर्गेश्वर के लिए ये 3 साल एक तरह की यातना थे, क्योंकि पितृराज लगातार उस पर दबाव डाल रहा था। उसने दांत पीसकर सब कुछ सहा। जो लोग बड़े काम करते हैं उन्हें सहना पड़ता है, आम लोग ऐसा नहीं सह सकते। उसने सब कुछ सह लिया। वो आर्यन की वापसी का इंतजार कर रहा था। अगर आर्यन मर गया होता तो पितृराज की आखिरी उम्मीद टूट जाती और उसे सिर्फ मौत का इंतजार करना पड़ता। 3 साल, पूरे 3 साल सर्गेश्वर इंतजार करता रहा कि आर्यन मृत्यु क्षेत्र से बाहर आए। जितना ज़्यादा दबाव पितृराज उस पर डालता उतनी ही गहरी उसकी आर्यन के प्रति नफरत होती। इस बार वो चाहता था कि आर्यन की मौत ऐसी हो कि उसका कोई नामो निशान ना बचे। पश्चिमी अंधकार लोक खून के तालाब में। ये तालाब लाखों कुंवारी लड़कियों के खून से बनाया गया था। तालाब के बीच में लाल कमल पर बैठा चंद्रनेत्र अपनी आंखें फाड़े हुए था। वो एकदम से उत्साहित हो गया। तूने क्या कहा? सिंह परिवार का वो कमीना लड़का अभी तक मरा नहीं? हा हा हा। चंद्रनेत्र पागलों की तरह हंसने लगा। खून का तालाब उबलने लगा, उसकी लहरें किनारों से टकराने लगीं। ये सब उसकी आवाज़ से हुआ। बेजोड़ प्रतिशोध आत्माएं डर से कांप रही थीं और डर की सिसकियां भर रही थीं। अच्छा है कि वो मरा नहीं। अच्छा है कि वो मरा नहीं। अगर वो मरा नहीं तो वो ड्रैगन क्षेत्र को खोल सकता है। वो अमरता का सूत्र मुझे मिल सकता है। हा हा हा। तो व्यूवर्स, आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए स्पिरिट वर्ल्ड के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मज़ा आता है। धन्यवाद। चंद्रनेत्र की उम्र भी अब खत्म होने वाली थी। अनंतवीर स्तर के योद्धा के लिए मृत्यु से बड़ा कोई डर नहीं होता। हर कोई मौत से डरता है और जितना शक्तिशाली इंसान उसे उतना ही ज़्यादा मौत का डर होता है। एक अनंतवीर 1000 साल जी सकता था जब तक कि कोई तपकाल को पार करके उड़ान ना भर ले। कोई भी इन बेड़ियों को नहीं तोड़ सकता, लेकिन तपकाल को पार करके उड़ान भरना, ये आसमान से लड़ने जैसा था, यानी मौत को न्योता देना। 5 महाद्वीपों के अनगिनत योद्धा तपकाल की ताकत से मिट गए थे। हजारों सालों में कोई भी इसमें कामयाब नहीं हुआ। आसमान से कौन लड़ सकता था? कोई नहीं। अगर आसमान चाहता कि तुम मरो तो देवता भी तुम्हें नहीं बचा सकते। इसलिए पिछले हजारों सालों से किसी ने तपकाल को पार करने की नहीं सोची। सभी अमर सूत्र के रहस्य की तलाश में लगे रहे। ड्रैगन ऊपरी लोक की एक शक्तिशाली प्रजाति। उनकी उम्र धरती के नियमों से नहीं बंधी थी। उनकी शक्तियां बेजोड़ थी और वो लाखों साल जी सकते थे। वो जब आए अपने साथ ऊपरी लोक के अनगिनत दिव्य अस्त्र और तकनीकें लाए थे, जिनमें से एक था अमर सूत्र। यह एक लाखों साल पुरानी किंवदंती थी। दूसरों के लिए ये सिर्फ एक किंवदंती थी, लेकिन चंद्रनेत्र और पितृराज जैसे शक्तिशाली योद्धाओं के लिए ये कोई किंवदंती नहीं थी। ये एक जीवन रक्षक रस्सी थी। ये वास्तव में मौजूद थी। बस ड्रैगन क्षेत्र को खोलने की जरूरत थी और वो अमर सूत्र पा सकते थे। लाखों साल की उम्र हासिल कर सकते थे और वो हमेशा के लिए जी सकते थे। जिंदा रहने से बड़ा लालच कुछ नहीं था। चंद्रनेत्र ने उत्साह से हंसते हुए कहा, बूढ़े, जैसा हमने पहले बात की थी वैसा ही करते हैं। शून्य में एक बड़ा सा चेहरा हल्के से मुस्कुराया। अमर सूत्र मेरे और तेरे लिए है, हम इसके लिए नहीं लड़ेंगे। हा हा। चंद्रनेत्र भी जोर से हंसा। हा हा हा। दूसरी ओर गलियों और सड़कों पर अमृतद्वीप में हर कोई आर्यन की बात कर रहा था। आर्यन वापस आ गया। सुना, 3 साल गायब रहने के बाद वो लौट आया। उसने अकेले सप्तचर्क महाविद्यालय और अमर महल के एल्डर्स को मार डाला। आर्यन मेरा नायक है। अब ना तो सप्तचर्क बचेगा ना अमर महल।
उसकी दक्षिणी सिंहपिल ने हमें मौका दिया कि हम भी अपनी तकदीर बदल सकें। मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ। मैं भी। आर्यन की वापसी ने हर योद्धा के दिल में आग लगा दी थी। 3 साल में सप्तचर्क महाविद्यालय ने सब पर जुल्म किया था। वो पुरानी संस्था नहीं थी, एक क्रूर शासक बन चुकी थी। बड़े छोटे परिवारों, व्यापारियों, सबको शुल्क देना पड़ता था। लोग उनसे नफरत करने लगे थे। अब आर्यन की वापसी ने उनके दिलों में प्रतिरोध की एक चिंगारी जगा दी। शिवगिरी वासिका में बलभद्र उत्साहित था। नक्षत्र नगर की हर गली मोहल्ले में बस तुम्हारी चर्चा हो रही है। अब वासिका के बाहर हजारों योद्धा जमा हो गए हैं। वो सभी तुम्हारे साथ जुड़ने आए हैं। पिछले 3 साल में ये उसका सबसे खुशी का दिन था। उसे कभी इतनी खुशी नहीं हुई थी। मेघना ने हल्के से कहा, ये नक्षत्र नगर में पहला दिन है। कुछ दिनों में और भी लोग तुम्हारे साथ जुड़ने आएंगे। आर्यन, तुम उनके दिलों के नायक हो। हर कोई सप्तचर्क महाविद्यालय के खिलाफ जवाबी हमला करने और अत्याचारी को उखाड़ फेंकने का इंतजार कर रहा है। सबके चेहरों पर जोश था। वो आर्यन के आदेश का इंतजार कर रहे थे। बस एक इशारा और वो सप्तचर्क महाविद्यालय पर चढ़ाई कर देंगे और उन घमंडी एल्डर्स को कुचल देंगे। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथ की बतख की टांग को चबाता रहा। मेघना ने फिर कहा, आर्यन, तुम्हारे गायब होने के 3 साल में हमने तैयारियां की हैं। अमृतद्वीप का हर योद्धा याद रखता है कि तुमने उनकी तकदीर बदली। बस तुम आदेश दो, मुझे यकीन है कि हजारों योद्धा तुम्हारे साथ होंगे। सप्तचर्क पर जवाबी हमला करने की चिंता मत करो। इसके अलावा मेघना थोड़ा उत्साहित होकर बोली, इन 3 साल में हमने 1 लाख परमधर्मी योद्धा तैयार किए हैं। अब हमारे पास सप्तचर्क महाविद्यालय को उखाड़ फेंकने की काफ़ी ताकत है। वो पिछले 3 साल से लगातार तैयारी कर रही थी। आर्यन के गायब होते ही मेघना और बाकी सबने ऐसे योद्धाओं को तैयार किया जो केवल एक इशारे पर अपना सिर उतार कर रख देते। ऐसे योद्धाओं को ही परमधर्मी योद्धा कहते हैं। 1 लाख परमधर्मी योद्धा सुनकर आर्यन चौंक गया और उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। उसने बतख की टांग नीचे रखी और अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखा। अभी गौरांग ने मुझसे पूछा था कि मैंने उन योद्धाओं को क्यों जाने दिया। अब मैं बताता हूँ। 7 दिन बाद राक्षसों की 10 लाख की फौज नक्षत्र नगर पर हमला करेगी। ये सुनते ही आंगन में मौजूद हर कोई जैसे जम गया। रुद्रसेन ने कांपती हुई आंखों से कहा, क्या अमर महल और राक्षसों में समझौता की बात नहीं हुई? राक्षसों को अमृतद्वीप का वो हिस्सा दे दिया गया जो उन्होंने कब्जा किया था। तो फिर राक्षस दोबारा हमला क्यों करेंगे, और वो भी 10 लाख जैसी विशाल सेना के साथ? सब हैरान थे। क्या उन्हें अमर महल द्वारा धोखा दिया गया था? आर्यन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अमर महल पर भरोसा करने से बेहतर भूतों पर यकीन करो। वो बूढ़ा सर्गेश्वर इतना शक्तिशाली है। अगर वो चाहता तो राक्षसों को 3 साल में इतनी दूर आने का मौका नहीं मिलता। अमृतद्वीप में तबाही का ये आलम नहीं होता। एजकांत ने पूछा, तो तुम कह रहे हो कि सर्गेश्वर ने इस सब को बढ़ावा दिया? आर्यन ने आकाश की ओर देखा और बोला, मुझे नहीं पता कि उसने इसे बढ़ावा दिया या नहीं, लेकिन उनकी नज़रों में वो भगवान है और हम सिर्फ तुच्छ कीड़े मकोड़े। अगर हम सब मर भी जाएं तो उनकी आंखें भी नहीं झपकेंगी। आंसू तो दूर की बात है। जिंदगी घास की तरह थी या शायद उससे भी सस्ती। अगर ऐसा था तो फिर इंसान को खुद को बचाना होगा। भगवान पर भरोसा करना बेकार था। केवल अपने दम पर खून का रास्ता बनाकर हर बाधा को तोड़ना होगा। भगवान कभी भी भरोसेमंद नहीं रहे। इन नकली भगवानों की तो बात ही छोड़ दो। मेघना ने पूछा, तो अब तुम क्या करना चाहते हो? आर्यन ने कहा, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन हैं। इन 7 दिनों में मैं चाहता हूं कि तुम सब अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करो। अगर नक्षत्र नगर की अलग अलग शक्तियों को एक कर लिया जाए तो मुझे यकीन है हम राक्षसी सेना का मुकाबला कर पाएंगे। मेघना की भौहें सिकुड़ गईं। नक्षत्र नगर की मौजूदा ताकत का ढांचा बहुत जटिल था। इसे एक करना इतना आसान नहीं था। और फिर योद्धाओं की दुनिया में हर कोई अपने बारे में सोचता था। रुद्रसेन ने कहा, तुम्हारे गायब होने के 3 साल में नक्षत्र नगर में बहुत कुछ हुआ। स्वर्गसार कुल खत्म हो गया, पर कुछ पुराने कुल फिर से उभरे और उन्होंने नक्षत्र नगर में तेजी से अपनी जगह बना ली। अगर तुम चाहते हो कि वो सब एक साथ दुश्मन से लड़ें तो मुझे डर है कि यह उतना आसान नहीं होगा। सभी लोगों के दिल अलग अलग थे। कोई भी किसी और की अगुवाई में काम करने को तैयार नहीं होता, खासकर आर्यन की तो बिल्कुल नहीं। आर्यन ने सांस छोड़ी और कहा, तो हम अभी कितने लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं? मेघना ने कहा, हमारे पास अपने 1 लाख परमधर्मी योद्धा हैं। नक्षत्र नगर में तुम्हारे नाम से शायद कुछ योद्धा और जुड़ जाएं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि उन योद्धाओं को हम काबू कर पाएंगे। और मुझे डर है कि कुछ दूसरी ताकतें बीच में गड़बड़ कर सकती हैं। आर्यन की भौहें सिकुड़ गईं। उसने कहा, तुम लोग जितना हो सके उतने योद्धाओं को इकट्ठा करने की कोशिश करो। ये जंग अमृतद्वीप की जिंदगी और मौत का सवाल है। अमर महल के भरोसे मत रहो, उन्हें हमारे जीने मरने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब तुम लोग जाओ और तैयारियां करो। आरू, एजकांत चाचा, आप दोनों मेरे साथ चलें। 8वें वॉर गॉड का एकीकरण पूरा हो चुका था। अब ये देखना था कि एजकांत 7वां वॉर गॉड है या नहीं। वो तीनों भीतर कक्ष में गए।
आर्यन ने आरू को बिठाया और उसके माथे को हल्के से छूते हुए बोला, एजकांत चाचा, 3 साल पहले मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आरू की आंखें ठीक करूंगा। मैं ये पहले कर सकता था पर मैंने नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से आरू को इन 3 साल तक बिना रोशनी के रहना पड़ा। 14 ड्रैगन पिल ये एक ऐसी पिल थी जो लगभग हर चीज़ को ठीक कर सकती थी। जैसे ही आर्यन ने इसे बनाया उसे पता था कि यह आरू की आंखों की रोशनी लौटा सकती हैं। पर उस वक्त उसके मन में कुछ स्वार्थ था। वो चाहता था कि पहले औजा वाला मिशन पूरा हो जाए फिर वो इसे देगा। पर तीसरे दिन आर्यन को मृत्यु क्षेत्र में भेज दिया गया। इस बात को लेकर वो हमेशा अपने आप को दोषी मानता था। आरू ने हंसते हुए कहा, आर्यन भाई मैं ठीक हूँ। उसी पल सिस्टम की आवाज़ गूंजी, बधाई हो आर्यन, तुमने 7वें वॉर गॉड ब्लेड मास्टर का मिशन सक्रिय किया है। क्या तुम इसे स्वीकार करना चाहते हो? मिशन ब्लेड मास्टर को अपने वश में करो। पुरस्कार 10 लाख एक्सपी पॉइंट्स, 10,000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स, 10,000 शॉप पॉइंट्स और विशेष पुरस्कार। मैंने सही अंदाजा लगाया था, सच में एजकांत ब्लेड मास्टर वॉर गॉड है। आर्यन का दिल उत्साह से भर गया क्योंकि अब तक उसे पक्का यकीन नहीं था कि एजकांत 7वां वॉर गॉड है या नहीं। उसने तुरंत कहा, स्वीकार करो। एजकांत 8 वॉर गॉड में से 7वां था, लेकिन उसे 8वें वॉर गॉड के लिए ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करने पड़ेगी क्योंकि उसका एकीकरण पहले ही पूरा हो चुका था। ये सिस्टम की तरफ से इनाम था, तो एक तरह से कह सकते हैं एजकांत ही आखिरी है। आर्यन ने स्पेस रिंग से 14 ड्रैगन पिल निकाली और बोला, आरू ये पिल खा लो और तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। एजकांत चौंक गया। उसने पिल को पहचान लिया था। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और बोला, आर्यन ये पिल बहुत कीमती है, 9 ड्रैगन पिल से भी ऊपर है। ये अमृतद्वीप की सबसे बेहतरीन पिल है और तुम्हारे लिए इससे भी ज़्यादा उपयोगी है। 14 ड्रैगन पिल, वो पिल जिसने अमृतद्वीप के सर्वोच्च हकीम हरिधर को मात दी थी, कैसे कीमती नहीं होती। आर्यन ने कहा, इस दुनिया में कुछ भी आरू की आंखों की रोशनी लौटने से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। चाचा, मैंने तुमसे जो वादा किया था वो मैं ज़रूर पूरा करूँगा। उसने एजकांत का हाथ छुड़ाया, पिल को आरू के हाथ में रखा और बोला, आरू कोई पिल तुम्हारी आंखों से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसे खा लो फिर तुम सब देख पाओगी। आरू की आंखें आंसुओं से भर गईं। शुक्रिया आर्यन भाई। इसके बाद उसने पिल नीली और आंखें बंद कर लीं। पिल ने उसके शरीर में एक शक्ति छोड़ी, नहीं इसे एक नहीं बल्कि 14 ड्रैगन्स की मिली जुली शक्ति कह सकते हैं। इसमें उन सब की शक्तियों के अंश थे, यानी हीलिंग शक्ति, जीवन शक्ति, रक्षा शक्ति और भी कई तरह की शक्तियाँ। ये शक्तियाँ आरू के शक्ति चक्रों पर हमला करने लगीं। आरू की आंखों की रोशनी इसलिए चली गई क्योंकि उसकी असली शक्तियाँ उसके शक्ति चक्रों में सील थीं। जब ये सील टूटेगी उसकी आंखों की रोशनी लौट आएगी। आधे मिनट बाद आरू का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। तभी एक गड़गड़ाहट की आवाज़ आई, उसका सारा शरीर सुर्ख लाल हो गया। उसके शक्ति चक्रों में जैसे शक्तियों की बाढ़ सी आ गई थी। धीरे धीरे आरू की आंखें खुलीं। पहले सब धुंधला था, फिर धीरे धीरे साफ होने लगा। वो उत्साह से हंसी, पिताजी मैं देख सकती हूँ, पिताजी मैं देख सकती हूँ। फिर उसने आर्यन को देखा और हंसते हुए बोली, भाई मैं देख सकती हूँ, मैं अब तुम्हें देख सकती हूँ। मैं रोज सोचती थी कि तुम कैसे दिखते हो, तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा सुंदर हो ही। वो बहुत खुश थी जैसे कोई छोटी चिड़िया। अपनी बेटी की आंखों की रोशनी वापस पाते देख एजकांत इतना खुश था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो एक घुटने पर बैठ गया और बोला, आर्यन शुक्रिया। जैसे ही उसने घुटने टेके सिस्टम की आवाज़ गूंज उठी, बधाई हो आर्यन, 7वां ब्लेड मास्टर वॉर गॉड मिशन पूरा। 10 लाख एक्सपी पॉइंट्स, 10,000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स, 10,000 शॉप पॉइंट्स। एस जोड़ रेटिंग के लिए विशेष इनाम, 8 नेत्र ब्लेड तकनीक। हाँ, आर्यन थोड़ा चौंका लेकिन ज़्यादा हैरान नहीं हुआ। वो एजकांत को उठाकर बोला, चाचा तुम अब मेरे वॉर गॉड में से एक हो, ये तुम्हारा है। उसने 8 नेत्र ब्लेड तकनीक की किताब निकाली। एजकांत ने जैसे ही वो किताब देखी तो उसकी आंखें जैसे बाहर निकल आईं और वो पूरी तरह स्तब्ध हो गया। ये ब्लेड तकनीक, यह मेरे पूर्वजों की ब्लेड तकनीक है, ये लाखों वर्षों से गायब थी तुम। एजकांत का चेहरा बहुत ज़्यादा उत्साहित था। आर्यन भी थोड़ा चौंका और बोला, तुम्हारे पूर्वज? एजकांत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं खंगार कुल का वंशज हूँ जो अमृतद्वीप में कभी दूसरा सबसे महान कुल था। आर्यन ने प्राचीन कुलों की रैंकिंग सूची देखी थी। खंगार कुल का दूसरा स्थान इसलिए नहीं था कि उनकी ताकत स्वर्गसार कुल से कम थी, बल्कि इसलिए कि खंगार कुल की शक्तियाँ बहुत रहस्यमय थी। हाँ, उनकी ब्लेड तकनीक बहुत शक्तिशाली थी, मगर इससे भी भयानक थी उनकी अंतर्गामी शक्ति। आर्यन के पूर्वज कृष्णकांत सिंह को छोड़कर कोई भी खंगार कुल का रहस्य नहीं जानता था। खंगार कुल के खून में अंतर्गामी शक्ति थी। ये हजारों मील के दायरे में हर चीज़ को महसूस कर सकती थी, भविष्य में क्या होगा ये तक जान सकती थी। ये शक्ति सिंह वंश की भविष्यवाणी तकनीक के बराबर थी और अगर इसे चरम तक ले जाया जाए तो यह उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली हो सकती थी। यही थी खंगार कुल की खौफनाक ताकत। और ये अंतर्गामी शक्ति सिर्फ खंगार कुल की औरतों को मिलती थी, जबकि पुरुष जन्म से ही ब्लेड शक्ति के साथ पैदा होते थे। 8 नेत्र ब्लेड तकनीक खंगार कुल से चली आ रही तकनीक थी।
कहा जाता है कि इसे एक आकाशगामी स्तर के योद्धा ने बनाया था। ये वो तकनीक थी जिसके लिए एजकांत दिन रात तरसता था। आर्यन ने जैसे ही उसे ये तकनीक दी, उसने बिना किसी हिचक के अपनी असली पहचान बता दी। एजकांत ने हल्के से कहा, हमारा खंगार कुल एक बार सिंह वंश के हाथों कुचला गया था, लेकिन कृष्णकांत सिंह ने तब हम पर कोई अत्याचार नहीं किया, बल्कि सच को छुपाकर हमारी मदद की। इसी तरह खंगार कुल को एक बड़ी विपदा से बचाया। आर्यन, आज से तुम मेरे असली मास्टर हो। अब एजकांत ने आर्यन को अपना सच्चा मास्टर मान लिया। ये उसका असली झुकाव था। उसी वक्त सिस्टम की आवाज़ गूंजी, बधाई हो आर्यन, 8 वॉर गॉड मिशन पूरा हो चुका है। तुम्हें विशेष इनाम कुल टोकन मिला है। अपने दिमाग में तैरते हुए अजीब नक्काशी वाले कुल टोकन को देखकर आर्यन का मन तन गया। आखिरकार मैंने 8 वॉर गॉड मिशन पूरा कर लिया। क्या आप कुल स्थापित करना चाहते हैं? आर्यन ने बिना हिचक कहा, हाँ। सिस्टम सूचना, कृपया कुल का नाम निर्धारित करें। चूंकि मैं सिंह वंशज हूं तो मेरे कुल का नाम होगा सिंह कुल। बधाई हो आर्यन, तुमने सिंह कुल स्थापित किया है। तुम्हें इनाम स्वरूप 1,00,000 एक्सपी पॉइंट्स, 1,00,000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 1,00,000 शॉप पॉइंट्स मिले हैं। बधाई हो आर्यन, तुम्हें कुल मोड़ मिला है। क्या तुम इसे देखना चाहते हो? आर्यन की सोच हिली और उसने कहा, हाँ। प्रणाली, कुल मोड़, कुल स्तर लेवल 0, कुल में लोग 950 लोगों को भर्ती कर सकते हैं। कुल एक्सपी 0, कुल योगदान 0। विवरण, कुल का स्तर जितना ऊंचा उतने ज़्यादा लोग भर्ती हो सकते हैं। वो लोग जितने ज़्यादा बीस्ट इंसान या राक्षसों को मारेंगे उतनी ज़्यादा एक्सपी मिलेगी। कुल के सदस्यों की हर साधना में तुम्हारा हिस्सा होगा। आर्यन का मन उछल पड़ा। क्या मेरे कुल में जितने भी मेरे शिष्य होंगे मुझे उनकी साधना के बदले एक्सपी मिलेगी? चाहे वो औषधि कौशल हो, शिल्पकला हो, इंसान मारना हो या बीस्ट मारना हो, मुझे कुल मोड़ से एक्सपी या निपुणता पॉइंट्स मिलेंगे। ये वो विवरण देखकर स्तब्ध था। अकेले स्तर बढ़ाना धीमा था, लेकिन अगर 100,000 या करोड़ लोग तुम्हारे लिए ये काम करें, उनके द्वारा मारे गए इंसानों या जानवरों के बदले तुम्हें एक्सपी मिले, अगर वो अपना शिल्प कौशल, औषधि कौशल बढ़ाए तो तुम्हारी भी निपुणता बढ़े। क्या ये जबरदस्त नहीं था? यानी भविष्य में आर्यन को कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं होगी और वो फिर भी लेवल बढ़ा पाएगा। ये कितनी ताकतवर चीज़ है। मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं और मैं बैठे बिठाए लेवल बढ़ा पाऊंगा। वहाँ 8 वॉर गॉड मिशन वाकई गजब का है। ये वो मिशन था जो उसने दक्षिणी तरंग महाद्वीप में शुरू किया था। ये 3 बड़े मिशनों में से एक था, ड्रैगन क्षेत्र की खोज, एल्फ की खोज और 8 वॉर गॉड की खोज। फिर आर्यन ने कुल मोड़ खोला। उसके अलावा उसमें सिर्फ 8 लोग थे। कुलपति आर्यन 9वें लेवल का मूलवीर, 8 वॉर गॉड हातिम शारीरिक शक्ति स्तर, अरहत पवित्र बुद्ध शक्ति स्तर, मीनराज जल शक्ति स्तर, वीरन काल शक्ति स्तर, गौरांग अभेद्य रक्षा शक्ति 7वें लेवल का मूलवीर, औजा स्वॉर्ड मास्टर 7वें लेवल का मूलवीर, एजकांत ब्लेड मास्टर 9वें लेवल का मूलवीर, लोरेज। कुल सदस्य 0। सब वॉर गॉड के शक्ति स्तर देख रहे हैं, सिवाय दक्षिण तरंग महाद्वीप के 4 वॉर गॉड को छोड़कर। वो लोग ठीक तो होंगे ना? आर्यन बहुत चिंतित था। पिछले कुछ सालों में 5 महाद्वीपों में बहुत बदलाव हो रहे थे, जैसे समय का पहिया तेजी से घूम रहा हो। ये समय का खेल कैसा मोड़ लाने वाला था, कोई नहीं जानता। असल में आर्यन को नहीं पता कि ये दैविक विपदा के आने का संकेत था। मुझे अमृतद्वीप के मामले जल्दी से जल्दी निपटाने होंगे और जितनी जल्दी हो सके दक्षिण तरंग महाद्वीप जाना होगा। दक्षिण तरंग महाद्वीप के बारे में सोचते ही आर्यन को एक बुरी आशंका हुई। वहाँ जरूर कुछ हुआ होगा, लेकिन अभी वो सिर्फ इतना यकीन कर सकता था कि हातिम और बाकी वॉर गॉड अभी भी जिंदा थे, वरना वो कुल की सूची में नहीं दिखते। बड़े भाई आर्यन, एजकांत और आरू ने आर्यन को गुमसुम देखा। आर्यन ने होश संभाला और मुस्कुराया। तुम्हारी पहचान ने मुझे हैरान कर दिया। फिर वो आरू से बोला, आरू अपनी खासियत को किसी और को मत बताना, और सबसे ज़रूरी बात, मेरे भविष्य को महसूस करने की कोशिश मत करना। आर्यन अपने भविष्य से नहीं डरता था। ऐसा नहीं था कि वो इसका सामना करने की हिम्मत नहीं रखता था, उसे बस इस बात की चिंता थी कि उसके आसपास के लोग परेशान होंगे। वो भविष्य में यकीन नहीं करता था, वो सिर्फ खुद पर यकीन करता था। ना वो आसमान पर यकीन करता था, ना धरती पर और ना ही किस्मत पर। आरू थोड़ा हैरान थी, लेकिन उसने सिर हिलाया और बोली, हाँ। इसके बाद आर्यन कमरे से बाहर निकला। आंगन में मेघना और बाकी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। आर्यन ने हंसते हुए कहा, मैं एक बात बताना भूल गया। इन 3 सालों में मैंने एक कुल बनाया है जिसका नाम है सिंह कुल। क्या तुम लोग मेरे कुल में शामिल होना चाहते हो? 50 जगहें थी, वो उन सबको शामिल कर सकता था, और कुल का लेवल बढ़ाने के लिए आर्यन को उनकी ज़रूरत थी, उसे सबकी मेहनत की ज़रूरत थी। आधे घंटे बाद आंगन में मौजूद हर व्यक्ति को शामिल कर लिया गया और 50 लोग इकट्ठा हो गए। उसी वक्त, बधाई हो आर्यन, तुम्हारे कुल में 50 लोग पूरे हो गए हैं और तुमने राक्षसी बीस्ट हमला मिशन सक्रिय किया है। सूचना, 3 दिन के भीतर राक्षसी बीस्ट नक्षत्र नगर पर हमला करेंगे। तुम्हें नगर की रक्षा करनी होगी। यदि नगर बर्बाद हुआ तो तुम्हारे सिंह कुल के 50 लोग सिस्टम द्वारा मार दिए जाएंगे।
उल्टी गिनती शुरू। सिस्टम की आवाज़ सुनकर आर्यन हक्का बक्का रह गया। मुझे पता था कि ये सिस्टम इतना अच्छा नहीं हो सकता। सिस्टम तेरी माँ की, क्या तू मुझे मारने की कोशिश कर रहा है? सबको मार देना, ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। गाली देना था, लेकिन राक्षसी बीस्ट का शहर पर हमला आर्यन को उत्साहित कर रहा था। सिंह कुल की स्थापना के साथ ही राक्षसी बीस्टों का शहर पर हमला शुरू हो गया। ये आर्यन के लिए जैसे आग में तेल डालने जैसा था। उसने अभी तक राक्षसों की 10 लाख की फौज से निपटने का कोई रास्ता नहीं सोचा था, और अब अगर राक्षसी बीस्ट शहर पर हमला करेंगे तो उसे सचमुच ज़रा भी भरोसा नहीं था कि वो इसका मुकाबला कर पाएगा। अब बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि राक्षसी बीस्टों का हमला और राक्षसों की 10 लाख की फौज का हमला नक्षत्र नगर पर एक ही दिन ना हो। आर्यन ने मन ही मन सोचा। फिर उसने सबको देखते हुए कहा, 3 दिन के अंदर सब कुछ तैयार करना होगा। 3 दिन बाद एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। 3 दिन। गौरांग हैरान रह गया। उसने कहा, पर मास्टर तुमने तो 7 दिन की बात की थी, अब ये 3 दिन कैसे हो गया? सब ने आर्यन की ओर देखा। हर कोई हैरान और परेशान था क्योंकि वक्त और भी कम हो चुका था। आर्यन ने लंबी सांस छोड़ी और बोला, 3 दिन में राक्षसी बीस्ट शहर पर हमला करेंगे। 7 दिन में राक्षसों की फौज आएगी, यानी हमें 2 हमलों का सामना करना है। ये जिंदगी और मौत की जंग है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। ये सचमुच जिंदगी और मौत का सवाल था। अगर राक्षसी बीस्टों का हमला नहीं रोका गया तो आर्यन के सिंह कुल के सारे शिष्य सिस्टम द्वारा मार दिए जाएंगे, और अगर वो भी मर गया तो भी यही होगा। और अगर राक्षसी बीस्टों का हमला रोक भी लिया लेकिन राक्षसों की फौज ने उन्हें हरा दिया तो भी शायद वो जिंदा ना बच पाएं। राक्षसी बीस्ट शहर पर हमला करेंगे। सब हैरान थे। तभी आरू का शरीर कांपने लगा और उसकी आवाज़ भी थरथराने लगी। इतने सारे राक्षसी बीस्ट आसमान को ढक रहे हैं, धरती को ढक रहे हैं। आर्यन भाई, वो उनमें से कुछ तो नरक से आए हैं। बहुत ताकतवर हैं, बहुत ताकतवर। उसने आसमान को ढकते हुए राक्षसी बीस्टों को देखा, आसमान को खून से लाल होते देखा, अनगिनत लोगों को बुरी तरह मरते देखा, और उसने ये भी देखा कि राक्षसी बीस्टों की फौज के पीछे राक्षसों की 10 लाख की फौज लालची नजरों से उनकी ओर देख रही थी। आरू का शरीर और ज्यादा कांपने लगा। उसने डरते हुए एजकांत को गले लगाया और बोली, पिताजी मुझे डर लग रहा है। आर्यन भाई, हम इसे नहीं झेल पाएंगे। क्या हम हार मान लें? उसने आने वाला भविष्य देख लिया था। उसके पास अंतर्गामी शक्ति थी। जो उसने अभी देखा उससे वो बहुत डर गई थी। एजकांत ने अपनी बेटी को कसकर गले लगाया और आर्यन की ओर देखा। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और बोला, वो सही कह रही है। शायद हम सब यहाँ मर जाएं। हमें जिन राक्षसी बीस्टों का सामना करना है वो बहुत ताकतवर है, और उनके बाद राक्षसों की 10 लाख की फौज है। अभी 3 दिन बाकी हैं। आपके पास चुनने का मौका है। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। जिंदगी एक ही होती है। कोई अपनी जिंदगी को मजाक में नहीं लेता। आर्यन को यह हक नहीं था कि वो उनसे उनकी जिंदगी उसे सौंपने को कहे। लोग सचमुच मर सकते थे। गौरांग जोर से चिल्लाया, मास्टर तुम हमें कुछ कम आंक रहे हो है ना? एक जिंदगी ही तो है। किसके पास 2 हैं? मैं तो मरते दम तक लड़ूंगा। मैं भी मरते दम तक लड़ूंगा। रुद्रसेन ने कहा। मरते दम तक, मरते दम तक, आंगन में मौजूद हर शख्स ने एक साथ कहा। सबकी आंखों में दृढ़ संकल्प था, क्योंकि आर्यन ने उन्हें एकजुट किया था, क्योंकि आर्यन की वजह से वो इतने शक्तिशाली बने थे, और क्योंकि आर्यन की वजह से उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी का कोई मतलब है। आर्यन के लिए ये लड़ाई वो आर्यन के लिए लड़ेंगे। आर्यन के दिल में चुपके से कृतज्ञता भरी। ऐसे साथियों का साथ पाना बहुत बड़ी बात थी। 3 दिन, हमारे पास बस 3 दिन है। सब लोग अपनी पूरी ताकत से तैयारियां करें, आर्यन ने कहा। फिर वो आंगन से बाहर निकल गया। वेदिका ने पूछा, आर्यन तुम कहाँ जा रहे हो? आर्यन ने जवाब दिया, सप्तचर्क महाविद्यालय। जो लोग तितर बितर होने वाले थे वो एकदम रुक गए और आगे बढ़े। उन्होंने कहा, आर्यन तुम नहीं जा सकते। आज का सप्तचर्क महाविद्यालय पहले जैसा नहीं है। वो बदल गया है। वो अब डाकुओं का अड्डा बन गया है। अगर तुम गए तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आर्यन मत जाओ। अब सप्तचर्क महाविद्यालय में सिर्फ अमर महल के एल्ड्रो का राज है। वो नीच लोगों का जमावड़ा है। सबने उसे रोकने की कोशिश की। आर्यन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। बात करते करते आर्यन ने आसमान की ओर देखा और मन में सोचा, सर्गेश्वर अब तुझसे हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। फिर उसने मुड़कर कहा, तुम लोग अपने काम पर लग जाओ। इतना कहकर उसने ड्रैगन स्लेयर को अपने कंधे पर रखा और सप्तचर्क महाविद्यालय की ओर चल पड़ा। अकेले वहां जाना। 3 साल ज्यादा लंबा वक्त नहीं था, पर समय किसी को भी बदल सकता था। यह अमृतद्वीप की सबसे बड़ी संस्था को सबसे नीच संस्था में भी बदल सकता था। जैसा कि सबने कहा, अब का सप्तचर्क महाविद्यालय डाकुओं का अड्डा बन चुका था। वो नक्षत्र नगर में जुल्म करते थे राक्षसों की तरह। जब भी वो पहाड़ से नीचे उतरते कुछ अच्छा नहीं होता। हर तरह की जलन और लूटपाट, और यह सब करने वाला था बुर्जुग सर्गेश्वर। उसका ढीलापन ही एक तरह की सहमति थी।
उसकर वजह से ही आज ये हालात थे। इन हालात को बदलने का बस एक तरीका था और वो था सर्गेश्वर को मारना। सर्गेश्वर अमर महल का सबसे शक्तिशाली योद्धा, अमृतद्वीप का सबसे ताकतवर इंसान, इतना ताकतवर कि उसे हिलाना नामुमकिन था। उसे मारना, यहाँ तक कि पश्चिमी अंधकार लोक का स्वामी चंद्रनेत्र भी आसानी से ये नहीं कर सकता था। आधे घंटे बाद सप्तचर्क पर्वत के प्रवेश द्वार पर 4 पहरेदार योद्धा खड़े थे। वो लोग ढीले ढाले अंदाज में बातें कर रहे थे जैसे उन्हें कोई फिक्र ही ना हो। तभी उन्होंने दूर से आर्यन को अपनी ओर आते देखा। एक पहरेदार ने तंज कसते हुए कहा, लड़के अपना टोकन दिखाओ। बाकी पहरेदार भी उसे गौर से देखने लगे। एक ने कहा, ये तो कोई नया लड़का लगता है। दूसरे ने कहा, हाँ पहली बार देखा है इसे। तीसरे ने चुटकी ली, कहीं कोई शुल्क देने वाला तो नहीं। वो आपस में हंसते बात करते रहे, लेकिन तभी एकदम से आर्यन की आकृति हवा में गायब हो गई। पलक झपकते ही वो प्रवेश द्वार के ठीक सामने प्रकट हुआ। चारों पहरेदारों के होश उड़ गए। एक ने गुस्से में चिल्लाया, अरे ये क्या बदमाशी है, तेरी सप्तचर्क महाविद्यालय में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तू जीने से तंग आ चुका है। चारों तेजी से उसकी ओर बढ़े, लेकिन आर्यन ने उनको पूरी तरह से नजरअंदाज किया और सीधे सप्तचर्क पर्वत के शिखर की ओर उड़ गया। वो चोटी ही अमर महल के सबसे करीब थी। ये कौन घुस आया है? महाविद्यालय में कोई जबरदस्ती आ गया? इस हरामी को मार डालो। महाविद्यालय के अंदर हंगामा मच गया। लोग चिल्लाने लगे, नालायक तू आखिर है कौन और सप्तचर्क महाविद्यालय में क्या करने आया है? अगर तूने आज सब कुछ साफ नहीं बताया तो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। शोर सुनकर कुछ नए अध्यक्ष और मास्टर बाहर निकले। वो हवा में तैरते हुए आए और आर्यन को घूरने लगे। चारों तरफ के रास्ते बंद कर दिए गए। पल में महाविद्यालय के गलियारों में अफरा तफरी मच गई। हर कोई ये जानना चाहता था कि ये अनजान शख्स कौन है और इतनी हिम्मत कहाँ से लाया। तभी एक मास्टर की भौहें सिकुड़ गईं। उसने धीरे से जैसे अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा, आर्यन। कौन सा आर्यन? एक दूसरा मास्टर भड़क उठा, तू क्या बकवास कर रहा है? पहला मास्टर अब साफ साफ बोला, वही आर्यन जिसे 3 साल पहले बुजुर्ग सर्गेश्वर ने मृत्यु क्षेत्र में भेज दिया था। हे भगवान, वही आर्यन जिसने 18 अध्यक्षों को चुनौती दी और 8 अमर महल के एल्डर को गुस्से में मार डाला। ये सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। कुछ शिष्यों के चेहरों पर डर था तो कुछ के चेहरों पर हैरानी और थोड़ी सी प्रशंसा। सबने आर्यन के कारनामों की कहानियां सुनी थीं। 3 साल पहले उसने 18 अध्यक्षों को चुनौती दी थी और 8 अमर महल के एल्डर को गुस्से में मार डाला था। लोग उसे राक्षस कहते थे, बेकाबू और बेधड़क राक्षस। इस बार मेरा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, आर्यन ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा। बस किनारे खड़े होकर तमाशा देखो, और हाँ, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना वरना। उसने जोर से दहाड़ लगाए। ये दहाड़ इतनी जबरदस्त थी कि आसमान में बिजली कड़क उठी। आवाज इतनी तेज थी कि हजारों मील तक गूंज गई। पर्वत की चट्टानें हिलने लगी और पास के पेड़ों की पत्तियां हवा में उड़ने लगीं। उसी वक्त नक्षत्र नगर में हर कोई सहम गया। लोग डर के मारे ऊपर आसमान की ओर देखने लगे। मेघना जो उस वक्त आंगन में थी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। आर्यन वो सर्गेश्वर से हिसाब चुकाने जा रहा है, उसकी आवाज में डर और हैरानी थी। ये क्या पागलपन है? गौरांग ने गुस्से में अपने हाथ की चीजें फेंक दी और बाहर की ओर दौड़ा। उसे 3 साल पहले का वो खौफनाक मंजर याद आ गया। वो किसी भी कीमत पर ऐसा दोबारा नहीं होने देना चाहता था। सबको लगा कि आर्यन शायद अमर महल के कुछ एल्डरों से बदला लेने गया है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि असल में उसका निशाना सर्गेश्वर है। वही सर्गेश्वर जिसने 3 साल पहले उन्हें गायब कर दिया था। 3 साल पहले भी सर्गेश्वर इतना शक्तिशाली था कि उनमें से कोई हिल तक नहीं सका था। भले ही अब उन्होंने अपनी शक्तियां कई गुना बढ़ा ली हो, फिर भी सर्गेश्वर के सामने वो कुछ नहीं थे। सर्गेश्वर की ताकत की कोई सीमा नहीं थी। वो उसकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। ऐसे में वो उसका मुकाबला कैसे करेंगे? जैसे ही गौरांग गुस्से में बाहर की ओर दौड़ा, रुद्रसेन ने तेजी से उसका रास्ता रोक लिया। रुक जा गौरांग, तुम नहीं जा सकते। उसकी आवाज सख्त थी। गुरुजी, रास्ता छोड़ो, गौरांग ने दांत पीसते हुए कहा। तुम्हें पता है सर्गेश्वर कितना खतरनाक है? अगर मास्टर वहां गया तो वो मारा जाएगा, वो नहीं बचेगा। इस बीच बाकी लोग भी आंगन के दरवाजे तक पहुंच गए। हर कोई आर्यन की मदद के लिए जाना चाहता था। तभी यशवंत ने उनका रास्ता रोक लिया और गंभीर आवाज में बोला, सर्गेश्वर इतना शक्तिशाली है कि हम सब मिलकर भी उसके सामने टिक नहीं सकते। आर्यन अकेले क्यों गया? क्योंकि वो 3 साल पहले वाला मंजर दोबारा नहीं चाहता। वो जानता है कि उसका सामना सर्गेश्वर से है और वो तैयार है। रुद्रसेन ने भी कहा, और हाँ, हम सब जानते हैं आर्यन कोई जल्दबाजी में फैसला लेने वाला लड़का नहीं है। उसने जरूर सर्गेश्वर से निपटने की कोई योजना बनाई होगी। अगर हम अभी वहां गए तो हम बस उसके लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। हमें वही करना है जो उसने कहा। ये सुनकर सबके चेहरे लटक गए। वो जानते थे कि रुद्रसेन सही कह रहा है। उनकी ताकत इतनी नहीं थी कि वे अमर महल के एल्डरों तक से भी लड़ सके। सर्गेश्वर तो बहुत दूर की बात थी। एस्फीरा ने पास खड़ी आरू की ओर देखा और धीरे से पूछा, आरू, क्या तुम कुछ महसूस कर सकती हो?
कुछ दिख रहा है। आरू ने सिर हिलाया और बोली, एस्फीरा दीदी, मैंने आर्यन भाई से वादा किया था कि मैं उनके भविष्य को नहीं देखूंगी। मुझे पता है कि बुजुर्ग सर्गेश्वर कितना शक्तिशाली है। उसकी ऊर्जा ऐसी है जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी। लेकिन मुझे आर्यन भाई पर पूरा भरोसा है, वो ये कर सकते हैं। वो सचमुच भविष्य देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उसे डर था कि कहीं वो आर्यन को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ न देख ले। भविष्य देखना उसके लिए एक बोझ था जो हर बार उसे डराता था। सब चुप हो गए। माहौल में सन्नाटा छा गया। गौरांग ने गुस्से में पास पड़े एक पत्थर पर मुक्का मार दिया। पत्थर चटक गया और उसकी आवाज़ गूंज उठी। मैं सचमुच बेकार हूँ, उसने दुख और गुस्से में कहा, जैसे खुद को कोस रहा हो। उधर नक्षत्र नगर की गलियों में हंगामा सा मच गया था। हर कोई उस गर्जना के बारे में बात कर रहा था। वो आवाज़ किसकी थी? उसने सर्गेश्वर को चुनौती दी। क्या वो पागल हो गया है? ये आवाज़ जानी पहचानी सी लगती है। ये घमंडी लहजा कहीं सुना है। घमंड? सर्गेश्वर के सामने इतना घमंड कौन दिखा सकता है? उसे डर नहीं कि अगले साल यही दिन उसकी बरसी बन जाएगा। इतना घमंडी तो बस आर्यन हो सकता है। क्या ये वही है? नक्षत्र नगर में आर्यन का नाम आग की तरह फैल गया। लोग उत्साहित भी थे, क्योंकि कोई तो ऐसा था जो उस अहंकारी सप्तचर्क महाविद्यालय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कर रहा था। कोई ऐसा जो अमर महल को ललकार रहा था, जो भगवान से लड़ने की हिम्मत जुटा रहा था। नक्षत्र नगर के आम लोग अमर महल को स्वर्ग और सर्गेश्वर को उसका सर्वोच्च भगवान मानते थे। वो अजेय थे, जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन अब लोग उनसे नफरत करते थे और आर्यन की यह गर्जना उनके दिलों को सुकून देने जैसी थी। सप्तचर्क पर्वत के शिखर पर आर्यन ने फिर से गर्जना की। सर्गेश्वर नीचे उतर। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास की चट्टानें तक हिलने लगीं। हवा में एक अजीब सा दबाव फैल गया। वहां मौजूद महाविद्यालय के अध्यक्ष और मास्टर उसे घूर रहे थे, लेकिन कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी एक अध्यक्ष से रहा नहीं गया और चिल्लाया, आर्यन, तू हद से ज़्यादा उछल रहा है। यहाँ इतना घमंड दिखाने की हिम्मत? तू जीने से तंग आ चुका है। एक मामूली सा मूलवीर और इतना अहंकार। तुझे सचमुच लगता है कि तू महाराज से टक्कर ले सकता है? अगर मैं तेरी जगह होता तो मृत्यु क्षेत्र से बचने के बाद कहीं छुपकर जिंदगी काट लेता। लेकिन तू यहाँ आकर मौत बुला रहा है। आर्यन ने उस अध्यक्ष को ठंडी नज़रों से देखा और शांत पर खतरनाक लहजे में कहा, आज मैं तुम लोगों के साथ नहीं खेलना चाहता तो चुप रहो। मैं यहाँ सर्गेश्वर को मारने आया हूँ। तुम लोग बस किनारे खड़े होकर तमाशा देखो। मैंने पहले ही कहा था, मुझे भड़काने की कोशिश मत करना। वो उनके साथ वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसका निशाना सिर्फ सर्गेश्वर था। लेकिन कुछ लोग हमेशा अपनी औकात भूल जाते हैं। तभी अमर महल का वो एल्डर गुस्से से लाल हो गया। उसके शरीर से स्वर्गवीर की शक्तियाँ निकलने लगीं। उसकी हथेली में नीली लाल ऊर्जा चमक रही थी। उसने एक मुक्का बनाया और आर्यन की ओर पूरी ताकत से लपका। कुत्ते मर! आर्यन की आंखों में एक ठंडी चमक थी। उसने अपने कंधे पर टिका भारी भरकम ड्रैगन स्लेयर उठाया और अचानक उसकी आकृति हवा में गायब हो गई। अगले ही पल एक जोरदार चीख गूंजी। एक सिर हवा में उछला और खून की धार चारों ओर बिखर गई। जैसे कुछ हुआ ही ना हो, आर्यन का शरीर वापस उसी जगह दिखा। उसने भयानक लहजे में कहा, मैं सचमुच किसी को मारना नहीं चाहता तो मुझसे दूर रहो। मैं सिर्फ यहाँ सर्गेश्वर को मारने आया हूँ और फिर चला जाऊँगा। उसके शब्द बेहद ठंडे थे। आखिरी शब्दों में इतना दबाव था कि सुनने वालों की रूह कांप गई। 3 साल पहले का आर्यन और आज का आर्यन जैसे दो अलग अलग इंसान हों। मृत्यु क्षेत्र में 3 साल रहने ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। उसकी आभा, उसका रवैया, सब कुछ अब डरावना था। एक स्वर्गवीर स्तर का एल्डर पल में मारा गया। ये कितना भयानक था। 3 साल पहले आर्यन उस एल्डर के सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाता, लेकिन अब वो किसी राक्षस की तरह लग रहा था। इस दृश्य को देखने वाले महाविद्यालय के सभी मास्टर और शिष्य सन्न रह गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए। कोई भी एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया, यहाँ तक कि वे सांस लेना भी भूल गए। उसी वक्त अमर महल के गहरे कक्ष में सर्गेश्वर व्योम दर्पण के सामने खड़ा था। उसे आर्यन की हर हरकत साफ दिख रही थी। सर्गेश्वर के होंठों पर एक ठंडी खतरनाक मुस्कान उभरी। उसने धीरे से लेकिन गहरे तिरस्कार के साथ कहा, आर्यन, तू खुद अपनी मौत को बुला रहा है। अब मुझे दोष मत देना। तभी अमर महल के भारी दरवाजे खुल गए। एक ऐसी शक्ति बाहर निकली जिसने पूरे नक्षत्र नगर को अपने आगोश में ले लिया। आकाश में काले बादल छा गए, जैसे कोई प्रलयकारी तूफान आने वाला हो। आसमान में सर्गेश्वर की आकृति धीरे धीरे हवा में तैरती हुई प्रकट हुई। उसका लंबा सफ़ेद लबादा हवा में लहरा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो खुद को अमृतद्वीप का भगवान मानता हो। वास्तव में वो अपने दिल में यही सोचता था, वो सर्वोच्च है, अजेय है। आर्यन! सर्गेश्वर की आवाज़ आसमान से गूंजी जैसे बिजली कड़क रही हो। उसने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, मृत्यु क्षेत्र से किसी तरह रेंग कर बाहर आया है। तुझे एक कुत्ते की तरह जिंदगी काटनी चाहिए थी, लेकिन तू यहाँ मरने चला आया। बता, क्या तू सचमुच मेरे हाथों मरना चाहता है?
उसकी आवाज में इतना दबाव था कि जमीन कांपने लगी। आसपास खड़े मास्टर और शिष्य अपने घुटनों पर आ गए। सर्गेश्वर की शक्ति 3 साल पहले की तुलना में कहीं ज्यादा थी। उसका एक शब्द ही लोगों को कुचलने के लिए काफी था। आर्यन का दिमाग और उसकी चेतना भी कांप उठी, लेकिन आर्यन भी अब पुराना आर्यन नहीं था। उसके होंठों का कोना हल्का सा ऊपर उठा और उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जब तक मैं तुझे नहीं मारूंगा तो मुझे सुकून कैसे मिलेगा। सर्गेश्वर, तूने पूरे अमृतद्वीप को गंदगी में डुबोकर रख दिया है। अमृतद्वीप के सम्राट के तौर पर तूने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। तुझे सचमुच लगता है कि तू अब भी सम्राट बनने लायक है? सर्गेश्वर ने ठहाका लगाया, तो क्या हुआ अगर गंदगी में डूब गया? नश्वर इंसान चींटियों जैसे हैं, कुछ मर भी गए तो भी क्या? उल्टा तू ये बातें कहकर क्या करना चाहता है? क्या तू अमृतद्वीप का सम्राट बनना चाहता है? हाँ, आर्यन ने बिना हिचके साफ और दमदार आवाज में कहा, हाँ, मैं अमृतद्वीप का सम्राट बनूंगा। मैं तेरी जगह लूंगा। ये शब्द सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। ये बगावत थी। यह ऐसे शब्द थे जो कोई साधारण योद्धा सोच भी नहीं सकता। आर्यन, जो सिर्फ एक मूलवीर स्तर का योद्धा था, सर्गेश्वर की गद्दी को चुनौती दे रहा था। ये तो सीधे मौत को गले लगाने जैसा था। लेकिन आर्यन का मकसद बड़ा था। उसे पता था कि 3 दिन बाद राक्षसी बीस्ट और उनकी 10 लाख राक्षसों की फौज नक्षत्र नगर पर हमला करेगी। मेघना ने पिछले 3 साल में जितनी ताकत इकट्ठा की, वो उस हमले के सामने कुछ भी नहीं थी। सिर्फ एक ही रास्ता था, पूरे नक्षत्र नगर की ताकत को एकजुट करना, और ये सिर्फ अमृतद्वीप का सम्राट ही कर सकता था। सम्राट बनने का मतलब था सर्गेश्वर को हटाना। सम्राट बनने का मतलब था पूरे अमर महल को चुनौती देना। सम्राट बनने का मतलब था हर उस शख्स को हुक्म देना जो उसकी बात न माने, और जो न माने उसे खत्म कर देना। ऐसी ताकत के साथ ही उस तबाही को रोका जा सकता था। हालांकि ये रास्ता आसान नहीं था। सर्गेश्वर की ताकत ऐसी थी कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन आर्यन के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे ये करना ही था, वरना नक्षत्र नगर तबाह हो जाता। हा, सर्गेश्वर ने पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया। हा, अमृतद्वीप का सम्राट तू? सप्तचर्क महाविद्यालय के मास्टर और शिष्य भी हंस पड़े। उनके लिए यह मजाक था। सर्गेश्वर का पद अमर महल ने चुना था। उसकी जगह लेना मतलब था पूरे अमर महल से दुश्मनी मोल लेना। और एक मूलवीर स्तर का योद्धा ऐसा कैसे कर सकता था? सर्गेश्वर ने अपनी हंसी दबाते हुए पूछा, और तू मेरी जगह कैसे लेगा? आर्यन ने साफ शब्दों में जवाब दिया, बहुत आसान है, तुझे मारकर। हा, सर्गेश्वर फिर से पागलों की तरह हंसा। उसकी हंसी में तिरस्कार और अहंकार था। आर्यन, पहले मुझे लगता था तेरे अंदर कुछ तो बात है। जोखिम उठाता है, मारने का जिगर भी है, सहनशक्ति है और घमंड भी। ये वो जोश है जो एक योद्धा में होना चाहिए। लेकिन अब मुझे लग रहा है तू बहुत नादान है। क्या तुझे सचमुच लगता है कि तुम सिंह परिवार के लोग जन्म से अजेय हो? असल में तू तो बस एक कीड़ा है जिसकी किस्मत दूसरों के हाथ में है। बस तुझे ये पता नहीं। हा, आर्यन ने उसकी बात काटते हुए कहा, सर्गेश्वर, ये बेकार की बकवास बंद कर। मेरे पास तेरे साथ वक्त बर्बाद करने का समय नहीं है। अलर्ट! बात खत्म होते ही आर्यन के शरीर से एक जबरदस्त शक्ति फट पड़ी। उसके हाथ में ड्रैगन स्लेयर थर्रा उठा और उससे काली लौ जैसी शक्तियां पागलपन से उठने लगी। ये शक्ति इतनी खतरनाक थी कि आसपास की हवा गर्म हो गई। सर्गेश्वर ने तिरस्कार भरी ठंडी हंसी हंसी। सचमुच आर्यन, मेरी नजरों में तू कूड़ा कचरा है। अचानक सर्गेश्वर ने एक ठंडी मुस्कान के साथ हवा में अपनी हथेली लहराई। उसकी 5 उंगलियों से निकली शक्ति एक विशाल हथेली का रूप लेते हुए नीचे गिरी, जैसे आसमान से कोई दैत्य आर्यन को कुचलने के लिए उतर रहा हो। नालायक, चुपचाप नरक में जा, सर्गेश्वर ने ठंडे लहजे में कहा। विशाल हथेली आर्यन के ऊपर गिरी और उसे सीधे नीचे के एक पहाड़ में दे मारा। पहाड़ चकनाचूर हो गया और धमाके की आवाज ने आसमान तक को हिला दिया। धूल और धुएं का गुबार हवा में फैल गया। पल में मारा गया। बुजुर्ग सर्गेश्वर वाकई सम्राट हैं। आर्यन जैसे कीड़े का उनसे कोई मुकाबला नहीं। बस एक मूलवीर। महाराज तो दिव्यवीर हैं। चंद नेत्र और अमर महल के पूर्वजों को छोड़कर कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। आर्यन, वो तो बस एक मजाक है। सप्तचर्क महाविद्यालय के लोग यही सोच रहे थे कि आर्यन एक ही वार में खत्म हो गया। सर्गेश्वर की नज़रों में भी यही था। उसके लिए आर्यन कोई प्रतिद्वंद्वी ही नहीं था, बस एक कीड़ा था जिसे वो आसानी से कुचल सकता था। लेकिन जब सभी लोग आर्यन का मजाक उड़ा रहे थे, तभी आसमान में खड़े सर्गेश्वर के सामने एक आयामी दरार फटी और उसमें से आर्यन बाहर निकला। उसके कपड़ों पर धूल का एक कण तक नहीं था, जख्म तो दूर की बात थी। जैसे ही वो विशाल हथेली उससे टकराने वाली थी, उसने तुरंत आयामी रिफ्ट तकनीक इस्तेमाल की और उस वार से बच गया। दरार से बाहर निकलते ही आर्यन ने अपने दोनों हाथों को कसकर एक भूसा बनाया जिस पर आदमखोर किंग कांगेब की छाया थी, और उसने मुक्का सीधे सर्गेश्वर के सीने पर दे मारा। सर्गेश्वर को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। उसका शरीर एक कटी पतंग की तरह हवा में उछला और 1000 मीटर दूर उड़ गया। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद हर किसी के होश उड़ गए। ये क्या हुआ? उसने महाराज के हमले को कैसे टाल दिया?
वो आयामी दरार से बाहर कैसे आया? उसने बुजुर्ग सर्गेश्वर को चोट कैसे पहुंचाई? एक के बाद एक सवाल उनके दिमाग में उठ रहे थे जिनका जवाब वो नहीं समझ पा रहे थे। आखिर हो क्या रहा था? यहाँ तक कि खुद सर्गेश्वर भी इसे समझ नहीं पाया। असल में इस दुनिया के लोगों को आयामी रिफ्ट जैसी किसी चीज़ का नाम भी नहीं पता था। फिर वो आयामी रिफ्ट तकनीक कैसे जान सकते थे? आर्यन के होंठों का कोना हल्के से उठा और उसने कहा, सर्गेश्वर मज़ा आया। सर्गेश्वर का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने आर्यन को घूरते हुए दांत पीसकर कहा, नालायक, मरने के लिए तैयार हो जा। पहले स्तर के दिव्यवीर की पूरी शक्ति फट पड़ी। सर्गेश्वर का शरीर एक जबरदस्त बदलाव से गुजरा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि आंखों से देखना मुश्किल था। वो पलक झपकते ही आर्यन के सामने पहुंच गया। उसकी हथेली पर एक पीली रोशनी उभरी और उसने वो हथेली सीधे आर्यन के सीने पर दे मारी। फट! उसी समय आर्यन भी चिल्लाया, क्रिम्सन ड्रैगन। आठों क्रिम्सन ड्रैगन की रक्षात्मक शक्ति पूरी तरह छोड़ दी गई। उसी पल आर्यन की सोच हिली, दूसरे लेवल का सुपर सोल मोड। आर्यन की आभा एकदम बदल गई। वो सुपर आर्यन बन गया। उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई और क्रिम्सन ड्रैगन की रक्षात्मक शक्ति ने सर्गेश्वर के वार की ज़्यादातर ताकत को बेअसर कर दिया। फिर भी वो हमला इतना भयानक था कि आर्यन का शरीर डगमगा गया। उसके सीने में खून उबलने लगा और उसने मुंह से एक घूंट खून उगल दिया। लेकिन आर्यन पीछे नहीं हटा। वो जानता था कि रफ्तार में वो सर्गेश्वर का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने सिर्फ उस पल को पकड़ा जब सर्गेश्वर ने हमला किया और फिर पूरी ताकत से जवाबी वार किया। सोमसूत्र, फलक, हथेली। आर्यन के हाथ से एक विशाल सुनहरी रोशनी की हथेली का वार निकला। ये हथेली फलक शक्ति से भरी थी जो सब कुछ तबाह कर सकती थी। वो सुनहरी हथेली सर्गेश्वर के सीने पर जोर से फटी। सर्गेश्वर के सिर के ऊपर एक गंभीर नुकसान का अंक उभरा और साथ ही उसकी एचपी दिखाई दी। जब आर्यन ने वो आंकड़ा देखा उसका दिमाग सुन्न हो गया। 1 अरब की एचपी, ये तो पागलपन है। उसने कई किंग और एम्परर देखे थे लेकिन 1 अरब की एचपी, ये पहली बार था। इसे मारना कैसे मुमकिन था? ये बहुत मुश्किल था। दूसरों के लिए ऐसा ही था लेकिन एक पागल के लिए जितनी ज़्यादा एचपी उतनी ही ज़्यादा एक्सपी और उतने ही ज़्यादा दिव्य अस्त्र मिलते, या शायद प्राचीन दिव्य हथियार भी। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, सर्गेश्वर, मैंने तेरे लिए 100 अमर मूल्य पहले से तैयार कर रखे हैं। तो व्यूवर्स, आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए स्पिरिट वर्ल्ड के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोजवर्स पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मज़ा आता है। धन्यवाद।